हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का आपका हमसफर जगजोत सर आज आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूं लेक्चर नंबर 3 यकीन 5.0 में लेके सिंपल हार्मोनिक मोशन का थर्ड लेक्चर। एक्चुअली थर्ड लेक्चर आज मैं आप लोगों के सामने यहां आया हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमें समझना है। और इतना याद रखना कि ये जो चैप्टर है ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसको थोड़ा सा वेव्स में भी हम यूज करते हैं। सो यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने अभी तक ऑसिलेशन के बारे में चर्चा की है, ऑसिलेशन के बारे में डिस्कशन किया है, आगे भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं। इसमें हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में समझा है। हमने देखा था साइन और कोसाइन के टर्म्स में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्पेशलिटी क्या थी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की, खासियत क्या थी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो ये थी कि यहां पे ना जो हमारा एम्पलीट्यूड है ना, उसको बदलने से हमारा टाइम पीरियड नहीं बदलता था। याद आया आपको? यस, डेफिनेटली ये हम लोगों ने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड है उसको टाइम से आप रिलेट नहीं कर सकते। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड तो रिलेटेड है, बट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। स्मॉल ऑसिलेशंस के ज़्यादातर स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए हम एसएचएम को पढ़ा करते हैं। और हमने अभी तक स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया है, चर्चा की है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में उसकी एनर्जी के बारे में भी डिस्कशन की थी, कैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी, कैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदला करती थी वक्त के साथ, पोजीशन के साथ। हमने ये भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आज यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। जो मेजर चीजें आज हम लोगों को डिस्कस करनी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्सेस एसएचएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एसएचएम से कैसे रिलेट कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में ही पहले ही लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर दिया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेशन। दोनों अलग चीजें हैं, दोनों में फर्क है। ऑसिलेशंस और पीरियोडिक फंक्शन दोनों सेम नहीं होते हैं। यहां हम ये जरूर कह सकते हैं ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेशंस। यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है, एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, अपने आप को दोहराएगा, बट वो ऑसिलेशंस नहीं है, वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। बट फिर भी आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं और इसका फायदा क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। अब हम स्प्रिंग मास सिस्टम पे चर्चा करेंगे। हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम पे डिस्कशन ऑलरेडी किया है, और वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम पे आज के इस सेशन में डिस्कशन किया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को पढ़ाया जाएगा, स्प्रिंग्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या फर्क पड़ता है, इस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो यही आज के लिए इंपॉर्टेंट है, आज का ये चैप्टर, आज का ये लेक्चर एक्चुअली इसी पे बेस्ड होने वाला है। सारी चीजें इसी से रिलेटेड आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तैयार हो आज के इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए? उम्मीद कर रहा हूं सबने अपनी नोटबुक्स ओपन कर ली होंगी और बिल्कुल तैयार हो गए। क्वेश्चन पहले स्लाइड से ही क्वेश्चंस पे टूट पड़ेंगे, हम लोग एकदम कूद जाएंगे क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में आते तो क्वेश्चंस ही है, राइट? ठीक है, सबसे पहले यहां पे दिया गया है, फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट द कर्व विल बी। याद होगा आप लोगों को, ये एक तरीके से रिकैप मिल रहा है आप लोगों को, किस तरीके से वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ बना करता था। आप लोगों को याद है किस तरीके से ग्राफ बनता था, इनमें से कौन सा ग्राफ सही है? यहाँ पे जो ग्राफ पूछा गया है वो किसके बीच में पूछा गया है? वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। अगर हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखें, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। फिर आप लोगों को याद है ये ग्राफ हमने प्लॉट किया था, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया था। आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिला था? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी मैक्स, यानी कि ए ओमेगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स मैक्स, यानी कि ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। और ये जनरल इक्वेशन होती है एलिप्स की, ठीक है ना, ये जनरल इक्वेशन यहाँ पे एलिप्स की फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ होता था वो एलिप्टिकल होता था। दो तरीके से इसके ग्राफ को हम बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये ग्राफ इस तरीके से भी बन सकता है, अगर आप वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन के बीच में बना रहे हो। डिपेंड करता है ये कि ओमेगा कैसा है ना। अगर हमारा ओमेगा 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर मेरा ओमेगा 1 से छोटा है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा।
ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। यहाँ पे हमें मिलेगा ओमेगा ए, यहाँ पे मिलेगा माइनस ओमेगा ए, यहाँ पे मिलेगा ए, यहाँ पे मिलेगा माइनस ए, अगेन यहाँ पे ओमेगा ए, यहाँ पे माइनस ओमेगा ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे माइनस ए। दिख रहा है यहाँ पे ओमेगा ए से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा ए से छोटा है क्योंकि ओमेगा 1 से छोटा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कैसा आएगा, ये कैसा ग्राफ है आप जानते हैं, एलिप्स। इसको हम क्या कहते हैं, एलिप्टिकल ग्राफ, एलिप्स है ये, ठीक है। और एलिप्स कहाँ देखते हैं हम, ग्रेविटेशन में देखेंगे। जब हम लोगों से पूछा जाएगा कि कैसी ट्रेजेक्ट्री होती है प्लैनेट्स की सन के अराउंड, तो वहां भी इलिप्टिकल पाथ आता है, ऐसा आप एलिप्स को वहां भी देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वेरीज साइनोसॉइडली विद फ्रीक्वेंसी एफ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। याद होगा हम लोगों ने एनर्जी का ग्राफ बनाया था, हमने पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया था। हमें याद है, अगर हमने ऐसे देखा था, अगर मैं x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी की बात करता था, हम इसका ग्राफ बनाते थे, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता था, ये हमारा ग्राफ बनता था, ये x वर्सेस t का ग्राफ बनता था, a एम्पलीट्यूड होता था। और अगर हम एनर्जी का ग्राफ बनाते थे, तो एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर टाइम के साथ बनाते थे, तो वो साइन स्क्वायर पे डिपेंड करता था, तो वो ग्राफ ऐसे होता था। हमें याद है कि जो पोजीशन की फ्रीक्वेंसी होती थी वो और एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को अगर हम कंपेयर करें, तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हमेशा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इज ट्वाइस, क्योंकि इसका टाइम पीरियड हाफ हो गया है। हमने पढ़ा था अगर इसका टाइम पीरियड t है तो इसका टाइम पीरियड t/2 होगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ f0 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2f0, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो जाती है एनर्जी में, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी की, और टाइम पीरियड हो जाता है यहाँ पे हाफ। तो अब हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। हमें पता है अगर मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2f0 है तो यहाँ f0 होगी, यानी कि पोजीशन की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोजीशन ग्राफ, हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जो पोजीशन है, पोजीशन टाइम, जो पोजीशन टाइम की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, हाफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाए या काइनेटिक एनर्जी का बनाए। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मैं एफ डैश मान लेता हूं, दैट विल बी एफ डिवाइडेड बाय 2। तो पोजीशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां से, एफ डिवाइडेड बाय 2। A particle is executing SHM if its potential energy and kinetic energy is equal, then the ratio of displacement and amplitude will be. So यहाँ पे हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों से बोल रहा है ऐसा मोमेंट बताओ जहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाए। जहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएंगे, वहां पे डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का रेशियो लेना है। यानी कि हमें पता है जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो रहे हैं, यानी कि हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ पोटेंशियल है। हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही तो होता है ना। टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसने कहा ये दोनों बराबर हो गए, अगर काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो गए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें पता है उसने बोला है पोटेंशियल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी, के ई मतलब काइनेटिक, पी ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है ना, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ कितना, हाफ, तो ये तो फॉर्मूले वाला हाफ है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर। ये तो टोटल एनर्जी होती है हमारी एसएचएम में। तो यहां से ये वाला हाफ मैं कैंसिल कर देता हूँ, के से के काट देता हूँ। तो यहां से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। या फिर अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से मेरा x बाई ए जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 की पावर 1/2, यानी कि 1/√2। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट हो गया ना, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ये रेशियो आएगा डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का, है ना। आप चाहे तो इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो a/√2 होगा। आप इसको अपने लिए याद भी रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। जब आपकी पोजीशन आपकी a/√2 हो जाती है, वहां दोनों एनर्जी बराबर हो जाती है, आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल, दोनों बराबर हो जाती है, दोनों ही हाफ ऑफ टोटल एनर्जी हो जाती है उस मोमेंट पे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहां से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a/√2।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट ड्यूरिंग एसएचएम? एसएचएम में कौन सी चीज कांस्टेंट है? वेलोसिटी तो बदल रही है, ये तो कांस्टेंट हो नहीं सकती, हमें पता है एंड पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, आपको पता है एंड पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे जीरो है, वेलोसिटी हमारी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है और एंड पॉइंट पे हमारी जीरो है। टोटल एनर्जी, यस, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती, टोटल एनर्जी हमेशा ही क्या रहती है, हाफ के ए स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट है। यहाँ टोटल एनर्जी का मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी से है, ठीक है। सो फेज इसका हम बात नहीं कर सकते, फेज के बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो फेज की हम बात नहीं करेंगे, टोटल एनर्जी हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारी कैसी है, कांस्टेंट है। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम द displacement x is given by a cos omega t. Identify the graph which represent the variation of potential energy as a function of time and displacement. So क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी कर्व पढ़ा था। लास्ट टाइम जब हमने कर्व पढ़ा था आप लोगों ने पोजीशन को x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लिखा था, याद है, मैंने आपको बताया था। वहां पे हम एज्यूम कर रहे थे जो मोशन है मीन पोजीशन से स्टार्ट होता हुआ हमें दिख रहा है, जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। हमने जब ग्राफ बनाया था लास्ट टाइम तो x को a sin ओमेगा t बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्योंकि हम x को a cos ओमेगा t लिख रहे हैं, अब ध्यान से समझो, cos ओमेगा t लिख रहे हैं, तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखने के मोड में हो तो आप बिल्कुल हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हाफ के एक्स स्क्वायर, और ऑब्वियसली यहां से ये इक्वेशन किसकी बन जाएगी, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ आप याद करो, कॉस का अगर आपको ग्राफ याद है, आपको याद है कॉस का ग्राफ इस तरीके से होता था, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, अगर हम ध्यान से देखें कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है वर्सेस टाइम। और अगर आपसे कोई पूछे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी तो याद है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, है ना, यानी कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी कि ऐसा ग्राफ हम लोगों को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 1 और 2 में यहां से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कौन सा है, फर्स्ट वाला। हाँ, पोजीशन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पोजीशन के साथ पैराबोला ही बनेगा, पोजीशन के साथ तो पैराबोला ही बनना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम वाला इक्वेशन बदल जाएगा। अगर आप यहाँ साइन लिखते तो ये सेकंड वाला ग्राफ होता, अगर आप यहाँ कॉस लिखते हो तो फर्स्ट वाला ग्राफ होगा। पोजीशन के साथ तो वही रिलेशन है, तो पोजीशन के साथ तो हमें पता है इस तरीके से स्माइल हाइपरबोला बनेगा, यानी कि ये थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया ना, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट वाला ग्राफ हमारा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का है जो हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा है। सेकंड वाला ग्राफ हम लोगों को हाफ की एक्स स्क्वायर यानी कि पैराबोला की इक्वेशन दिखा रहा है। ओके, एवरेज एनर्जी, इस पे थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। यहां पे हम टाइम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं टाइम एवरेज की। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे टाइम एवरेज कैसे देखना है। अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन के बारे में, ठीक है ना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में या पोजीशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम जानते हैं x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। या तो a लिखते हैं या मतलब या तो हम साइन लिखते हैं या कॉस लिखते हैं, बट दोनों में कोई खास फर्क नहीं है एक टाइम पीरियड के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे। तो साइन के कर्व को आप ध्यान से देखो, यहां आप साइन के कर्व को ध्यान से देखो, अगर आप साइन ओमेगा टी का ग्राफ ध्यान से देखते हो वर्सेस टी, साइन का ग्राफ देखते हो वर्सेस टी, इसकी जो एक साइकिल ओवर अ वन साइकिल, ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू हम जानते हैं, याद है मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था। अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे एक कंप्लीट साइकिल पे, एक कंप्लीट साइकिल का मतलब है यहां से लेके यहां तक आ जाओ, एक कंप्लीट साइकिल हो गई बेटा। तो अगर आपको यहाँ एवरेज वैल्यू निकालनी है, आप देख सकते हो जितना ग्राफ ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने साइन ओमेगा टी की बात करी है, यानी जितना एरिया यहाँ पॉजिटिव रीजन में है उतना ही नेगेटिव में है। अगर आप इनको जोड़ोगे एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू की बात करोगे तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, जिसको अब से ना मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रैकेट में, है ना, साइन ओमेगा टी, हम समझ जाना कि ये एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है, ये हो जाती है 0 हो जाती है एक कंप्लीट साइकिल में। हाफ साइकिल में इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती, लेकिन सेकंड हाफ साइकिल में इसकी नेगेटिव आती, बट एक कंप्लीट साइकिल में यहां से लेके यहां तक ये सिमेट्री है, जितना पॉजिटिव ग्राफ है उतना ही नेगेटिव है। इवन कॉस ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू 0 होती है अगर आप
याद रखोगे तो अच्छी बात है। इवन अगर आपसे कोई बोले cos ओमेगा टी की आपसे एवरेज वैल्यू पूछ ले एक कंप्लीट साइकिल में, तो भी आप याद रखना, अगर आप एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहां से लेके यहां फिर ऐसे ऐसे, तो आप एक कंप्लीट साइकिल में अगर देख रहे हो तो यानी कि यहां से शुरू करो, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ और यहां आ जाओ, तो आप देख सकते हो जितना एरिया यहाँ है उतना ही इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कुछ पॉजिटिव एरिया आ जाएगा, और ये देखोगे नेगेटिव है, इन तीनों को जोड़ोगे तो नेट एरिया 0 आ जाएगा। यहां से एवरेज वैल्यू जो cos ओमेगा टी की है ना, वो भी कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। cos ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है एक कंप्लीट साइकिल में। यानी कि जो पोजीशन है वो साइन या cos पे डिपेंड करता है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन है ना, ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है। इवन आपसे बोले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है a ओमेगा, अगर हम पोजीशन को ये ले रहे हैं cos ओमेगा टी, तो आपसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछेगा ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना, वो भी 0 है। ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन पूछ ले तो एक्सेलरेशन भी अगर हम ध्यान से देखें वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन भी हमारा एक कंप्लीट साइकिल पे 0 होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछ ले तो वो भी 0 है, एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो वो भी 0 है, एवरेज पोजीशन पूछ ले तो वो भी हमारा 0 ही आ रहा है एक कंप्लीट साइकिल पे। पर एवरेज एनर्जी की अगर बात करें तो हमें एक चीज याद रखनी है, हम मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकते हैं बट याद रखना है हमें इसका फाइनल रिजल्ट। आपसे कभी बोले साइन स्क्वायर थीटा है ना, या फिर साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कुछ भी ऐसे दे दे, आपसे कभी भी इसकी वैल्यू पूछे, एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर थीटा किसी की भी, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू पूछे, यानी कि अगर आप इसका कर्व देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसकी एवरेज वैल्यू 0 नहीं हो सकती। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, पहले तो आप ध्यान से देखो ये इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ कैसा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ऐसा, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, इस तरीके से, ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है ना, इस तरीके से इसका ग्राफ था। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, पर ये 0 से 1 के बीच में जाएगा। तो इसकी एक कंप्लीट साइकिल यहां से यहां तक है, 1 साइकिल, इसकी कंप्लीट साइकिल यहां से लेके यहां तक है। इस कंप्लीट साइकिल में इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू की बात करोगे ये बिल्कुल मिड में आती है, ये होती है हाफ। तो याद रखना इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ होती है। ये आया कहां से, मैथमेटिक्स से आप निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का मैथमेटिक्स से, वहां से इसको निकाल सकते हैं, बट जरूरत नहीं है हम डायरेक्टली याद रखें, क्योंकि फाइनली अगर हम किसी भी स्टूडेंट की बात करें, अगर नीट का एग्जाम देने जाता है तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि इसको डिराइव करे, उसको याद ही रखना पड़ता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की भी एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू यही होती है, चाहे मैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की बात करूं या साइन स्क्वायर की। अब अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हो, अगर आप काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू अगर आपको चाहिए, यानी कि आपको एवरेज वैल्यू चाहिए हाफ के ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मैं ले लेता हूं, इसकी आपको एवरेज वैल्यू चाहिए। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर को तो आप बाहर ले लो, हमें एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ये 1/4 के ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ, बाहर भी हाफ लगा है, इसकी भी हाफ, हाफ इंटू हाफ ये हो जाएगी। यही एवरेज वैल्यू हमारी पोटेंशियल एनर्जी की भी होगी, यही एवरेज वैल्यू मेरी पोटेंशियल एनर्जी की भी होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की अगर कोई एवरेज वैल्यू पूछ रहा है आपसे तो 1/4 के ए स्क्वायर है, ठीक है ना, यानी कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 1/4 के ए स्क्वायर है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी प्रूफ की है, ये कितनी है, कितनी है, 1/2 नहीं है, 1/4 के ए स्क्वायर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, हाफ होती है इसकी एवरेज वैल्यू। अगेन मैं बार बार बता रहा हूं, इसके डेराइव कर सकते हैं हम, जरूरत नहीं है, डेराइव कर लूंगा मैं, आप भी कर लोगे, बाद में फायदा क्या है, जब आपको याद ही रखना है डायरेक्टली तो इसको याद रखना, ठीक है ना, जब कुछ कहा जाए तो उसको याद रखा करो। ओके, क्लियर, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखें, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें, ठीक है।
एक और थोड़ा सा मैं छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं देख रहा था लाइक फर्स्ट लेक्चर के बाद एक दो कमेंट्स मैंने देखे। आई एम वेरी अनॉयड विद दैट कमेंट्स एक्चुअली, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर लिया और मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए आपको साइन और कोस के फंक्शंस पढ़ाए, बट उस पर एक कमेंट आया हुआ था, सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं, आपने तो पढ़ाया नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक टीचर अच्छे से जानता है उसको किसके बाद क्या पढ़ाना है। तो टीचर इसलिए टीचर है, ठीक है ना, और आप स्टूडेंट हो तो इसलिए स्टूडेंट हो क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, टीचर्स को एक्सपीरियंस हो चुका है कि बेटे इसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगी। आप लोग कई बच्चे क्या करते हैं, बस एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए, ये क्वेश्चन आ रहे हैं सर बस ये पढ़ा दो। अगर ऐसा करने लग गए तो सभी नीट क्वालिफाई कर लेंगे। हर बच्चा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि स्ट्रेटेजी नहीं बना पाता है। तो टीचर्स इसलिए तो है ना बेटा, टीचर्स की अहमियत समझो और टीचर्स को बेवकूफ मत समझो। टीचर्स को पता है कि कौन सी चीज कब पढ़ानी है। सो दिस इज नॉट फेयर कि अगर आप किसी टीचर की काबिलियत पे शक करें, दिस इज वेरी अनफेयर ना। ठीक है, उस कमेंट को देख के मुझे लगा इसका क्या मतलब बनता है भाई। आप मिसगाइड मत करो किसी स्टूडेंट को, और दूसरे स्टूडेंट को आप 4 बच्चों को और मिसगाइड कर रहे हो। कमेंट्स में ऐसा और लिख रहे हो, आप लोग देखो जरा ऐसा हो रहा है ऐसे, ये दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से समझो ना। आपको लेक्चर नहीं समझ में आ रहा, देन यू कैन आस्क। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि सर आपने पहले ये पढ़ाया बाद में वो पढ़ाया। टीचर को फ्लो पता है बेटे, तभी तो वो टीचर है। वो इतने सालों से और क्या कर रहा है बेटे, वो समझ रहा है मेंटालिटी स्टूडेंट्स की। अगर मैं ये पहले पढ़ाऊंगा तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आप स्कूल में थे, जब आप नर्सरी केजी क्लास में थे, तो आपने पहले सेंटेंस बनाना सीख लिया था या पहले एबीसीडी सीखा था? पहले एबीसीडी तो सीखा होगा, पहले अल्फाबेट्स के बारे में जाना होगा, तभी तो सेंटेंस बनाया होगा। फर्स्ट लेक्चर है नहीं, उसमें कमेंट्स आप कर रहे हो कि सर एक्सेलरेशन के क्वेश्चन नहीं कराया आपने, वेलोसिटी के नहीं कराया। अरे बेटा पहले मैं सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा ना। दिस इज वेरी अनफेयर कि अगर आप इस तरीके के रिप्लाईज करते हो, और दैट इज आफ्टर फर्स्ट सेशन। पहला लेक्चर हुआ नहीं और उसके बाद ऐसे कमेंट्स, क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप नेगेटिविटी फैलाओगे अपने अंदर भी, दूसरे के अंदर भी। अपने अंदर कैसे नेगेटिविटी फैलाओगे? क्योंकि आपने नेगेटिव सोच लिया, आपने पहले ही सोच लिया ये चीज तो है नहीं, फायदा नहीं हुआ लेक्चर अटेंड करने का, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। सीखने के लिए आत्मसमर्पण चाहिए होता है, ठीक है ना। सीखने के लिए सबसे बड़ी विद्या अगर आपको कहीं से भी सीखनी है, आत्मसमर्पण। जानते हो इसका मतलब? बहुत बड़ा मतलब है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। आप चलना नहीं सीखते अगर आप अपने पिता पे विश्वास ना करते, अपनी माता पे विश्वास ना करते। आप जानते हो 2 कदम पे चलना आसान नहीं है, ठीक है। किसी से भी बोले तो कोई भी सोचेगा जानवर तो नहीं चल पाते ना 2 कदम पे, सारे जानवर तो नहीं चल पाते ना। विश्वास है ये हमारे अपने ऊपर विश्वास है, अपने घर वालों पे विश्वास है जिन्होंने हमें चलना सिखाया। बाइसाइकिल चला लेते हो, स्कूटर चला लेते हैं लोग आजकल, तो एक विश्वास है कि 2 टायर पे भी चीजें चल सकती है, 1 टायर पे भी चल सकती है। तो ये विश्वास का ही खेल है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि आप अपने पे विश्वास नहीं कर रहे, सामने वाले पे नहीं कर रहे। डोंट कमेंट अंटिल यू रियलाइज समथिंग, प्लीज, ठीक है ना। और ये सीख दे रहा हूं मैं, जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं वो सुन रहा होगा तो सीखो इसको। इसको ये मत लो कि सर ने मुझे डांटा, ये डांट ही आगे काम आने वाली है। हो सकता है जिंदगी में आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो और आज अगर मैं ये डांट रहा हूं तो वो गलती सुधर जाएगी, ठीक है ना। और मैं ऐसी गलतियां निगलेक्ट नहीं करता हूं। क्या पता मैं ना डांट के इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊं और पढ़ाना स्टार्ट कर दूं और आप जिंदगी में गलती दोबारा करो और उसका बड़ा आपको नुकसान हो जाए, ठीक है ना। मैं आज उस नुकसान से बचा रहा हूं, आज आपको डांट के। तो इस चीज को रियलाइज करना, ठीक है ना, एडमिट करना कि मैंने गलती की, ठीक है ना। और उससे बड़ी गलती ये कि 10 जनों को आपने इंक्लूड करा कमेंट्स में कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज नॉट फेयर बेटा, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। और बाकी बच्चे भी इस चीज को समझो, जब टीचर पढ़ाता है ना उसको फ्लो पता होता है, उसको पता है ना। हो सकता है हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग हो, नजरिया अलग हो। आपने पहले पढ़ा हो, मैं जानता हूँ ड्रॉपर्स में ये चीजें होती हैं, पर आप लोग समझो। आप यहाँ आए हो तो मुझे पता है यार, अगर मैंने आपको ग्राफ ही नहीं पढ़ाए, अब मुझे बताओ अगर मैंने पहले दिन ये ग्राफ ना पढ़ाए होते तो मैं आज इतना डिस्कशन कर ही नहीं पाता आपसे, नहीं सिखा पाता ना आपको। तो मुझे भी तो पता है ना कि मुझे पहले क्या बताना है, बाद में क्या बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको टेक इट एज अ पॉजिटिव नोट कि आज मैंने एक गलती की है और मेरे को सुधारा गया है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट समझाया था। हमने कोई गलती नहीं करी, हमने 10 गलतियां सीखी हैं कि कैसे गलत कर सकते हैं, है ना। फेल नहीं हुए आप, ठीक है ना। आपने गलत कैसे कर सकते थे उसके बारे में सीखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है अगर हम ध्यान से देखेंगे, इफ average E and average V denotes the average kinetic energy and average potential energy respectively of a mass describing a simple harmonic motion over one period, then the correct relation is। तो अगर आप ध्यान से देखोगे वही चीज है जो अभी क्वेश्चन में डिस्कस की है। क्या ये वही चीज नहीं है? आपसे पूछ रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी
एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वन टाइम पीरियड पे, दोनों की वैल्यू कैसी होती है बोलो, बराबर होती है। दोनों की वैल्यू कैसी होती है, बराबर होती है। कितनी होती है, 1/4 ka², यही दोनों की वैल्यू होती है, ये बिल्कुल बराबर होती है। The potential energy of a simple harmonic oscillator when the particle is halfway to its end point. ओहो, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो आप? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को तोड़ो, पढ़ो, समझो, फिर आगे बढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, व्हेन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब स्विंग मास सिस्टम आप मान सकते हो, व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट मतलब पार्टिकल कहां होगा, वो अपने एंड पॉइंट पे, ये मेरी मीन पोजीशन है ना, x इज इक्वल्स टू 0। एंड पॉइंट कहां हुआ, मान लो इसका x इज इक्वल्स टू प्लस ए पे, मैं राइट वाला एंड ले रहा हूं, तो हाफ वे मतलब वो कहां पहुंचा है, समझ रहे हो, वो कहां पे पूछ रहा है, x इज इक्वल्स टू a/2, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे आपसे क्या पूछा जा रहा है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। अरे तो बहुत आसान है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, हाफ के x² होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ के a/2 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा, हाफ के a²/4, यानी कि आप इसको अलग से 1/4 को अलग लिख सकते हो, 1/4 ऑफ हाफ के a², ये लिख सकते हो 1/4 ऑफ हाफ के a², यही हो जाएगा। और हाफ के a² मेरी टोटल एनर्जी होती है बेटे, यही हमें E दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल एनर्जी हमें E दे रखी है ना, E इज द टोटल एनर्जी, तो यानी कि ये 1/4 टाइम्स E हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा E/4, हो गया। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, यहां क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m oscillates with simple harmonic motion between x1 and x2, the equilibrium position being O, its potential energy is floated, it will be given below in the graph। तो यहाँ पे आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, x1 से लेके x2 के बीच में वो कह रहा है ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि जैसे -a से a कहते हैं या x1 से x2 बोला क्या, इतना ही तो है ना बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों से ग्राफ पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी का, कैसा ग्राफ होता है आपको अगर याद है तो उसका ग्राफ हैप्पी पैराबोला होता है ना, स्माइल पैराबोला है ना, स्माइल वाला पैराबोला यहाँ पे होता है, तो स्माइल पैराबोला आप लोगों को इसका ग्राफ दे देगा, ठीक है, स्माइल पैराबोला, दिस इज द ग्राफ। आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा SHM का ग्राफ है। ओके आगे बढ़ते हैं, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल विच एग्जीक्यूटिंग SHM इज डबल्ड देन विच क्वांटिटी बिकम्स डबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको चेक कर लेने चाहिए। एम्पलीट्यूड को डबल करने से क्या डबल होगा, सोचो। फ्रीक्वेंसी का तो एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता, टाइम पीरियड का भी नहीं होता। SHM की खासियत यही है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये तो पहली क्लास से दिखाया गया है, सिखाया गया है, तभी तो हम स्पेशल मोशन पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्पेशल ऑसिलेशन। स्पेशलिटी क्या है, टाइम पीरियड ना एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी नहीं करती, तो ये तो बदल ही नहीं सकते एम्पलीट्यूड को बदलने से। एनर्जी की बात करें, अब एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के a², तो ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया, अगर आपने एम्पलीट्यूड को 2a कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ये 4 टाइम्स हाफ के a² हो जाएगी, यानी कि ये डबल नहीं हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। ये कितनी हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, तो एनर्जी तो 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, पर उसने कहा डबल होना चाहिए। अब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें, वी मैक्स याद करो, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता था, ओमेगा ए, तो ओमेगा तो वैसे का वैसे ही रहेगा अगर हम वी मैक्स डैश की बात करें, नई वेलोसिटी की बात करें, और ए की जगह हम यहाँ 2a डाल दें, हाँ ये 2 ओमेगा ए हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ वी मैक्स हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्टली वी मैक्स प्रोपोर्शनल है हमारे एम्पलीट्यूड की पावर 1 के, है ना। तो अगर वी मैक्स मेरे एम्पलीट्यूड की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप एम्पलीट्यूड डबल करोगे, वी मैक्स डबल, एम्पलीट्यूड 3 गुना करोगे, वी मैक्स 3, एम्पलीट्यूड आधा, वी मैक्स आधा। बट अगर आप एनर्जी की बात करोगे, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम नजर डालें, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, एक पार्टिकल एक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन पे SHM कर रहा है, ओके, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऐसा ही एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था, याद है, कहा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती थी, याद करो।
हमने थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, a/√2 पे होती थी। दोबारा से दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, हमने यहां देखा था ना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब बराबर होती थी तो x/a का रेशियो 1/√2 होता है, यानी कि x a/√2 होता है ना। तो इसी को भी यहां यूज करवाऊंगा मैं डायरेक्टली आप लोगों से, यानी कि यहां पे बस क्वेश्चन में आपको एम्पलीट्यूड डायरेक्ट नहीं दिया, आपको ये बोला कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन पे एसएचएम हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब है जो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है वो यहां से लेके यहां तक जाता है, यानी कि इसको आप x इक्वल्स टू -a कह सकते हो और इसको x इक्वल्स टू +a कह सकते हो। तो -a से +a तक की जो दूरी है बेसिकली वो तो 2a हो जाएगी ना, और वो हम लोगों को कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो मेरा एम्पलीट्यूड है ये कितना हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो मेरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का तो मेरा एम्पलीट्यूड है। और आपने देखा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बराबर हो जाती है, वो कब होती है जब हमारा x किसका इक्वल होता है, याद है हमने देखा था अभी a/√2 के। दोबारा से तो करने की जरूरत नहीं है ना पूरे सवाल को, अब तो ये हमने पहले भी किया था। यानी कि मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी a क्या है मेरा 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय √2। अब आप इसको ऊपर 2 × 2 डिवाइडेड बाय √2 लिख सकते हो, √2 को ऊपर 2 से काटोगे तो यहां ऊपर 2√2 बनेगा। तो 2√2 सेंटीमीटर ये मेरा फाइनल जवाब है। द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज, तो अगर हम बात करें एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जो एसएचएम कर रहा है, हमने ऑलरेडी इसका फॉर्मूला देखा है। अगर यहाँ एम्पलीट्यूड, यहाँ ए का मतलब एम्पलीट्यूड ही होगा, के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 ka²। ठीक है ना, 1/4 ka², ये मेरा आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्सेस एसएचएम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी टॉपिक हम लोगों को समझना है। यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एसएचएम से कैसे हम रिलेट कर रहे हैं, इसका क्या रिलेशन है, कैसे इन दोनों के बीच में हम कुछ ना कुछ एक रिश्ता बना सकते हैं, कैसे एक दूसरे पे ये रिलेट करते हैं वो देखते हैं। वैसे दोनों अलग चीजें हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जस्ट पीरियोडिक मोशन है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, मान लो यहाँ पे हम एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ओके। और ये अपनी एक्सिस ले ली, मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट ऐसे एक्सिस दिखा दी, एक एक्स एक्सिस और एक यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे दिखा दिया। और अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने माना कोई पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट नहीं कर रहा, बेसिकली सर्कुलर मोशन कर रहा है, नॉट ऑसिलेट, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है। ये पार्टिकल ले लेते हैं और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। मैंने कैसे मान लिया, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। मैं मान लेता हूं ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। यहां ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ओमेगा मैं लिख रहा हूं, दिस इज नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये किससे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी इस केस में दी गई है, ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर स्पीड भी लिख सकते हैं, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, क्लॉकवाइज वो घूम रहा है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं इसका जो रेडियस है, ठीक है ना, ये ऐसे घूम रहा है, इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है ना। ये किस रेडियस में घूम रहा है, आर रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इसको यहां से लेके यहां तक पूरा आने में, अगर मैं आपसे इसका टाइम पीरियड पूछूं, आपसे इसका टाइम पीरियड तो पूछ ही सकता हूं ना, सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, एसएचएम नहीं है ये, सर्कुलर मोशन है अभी तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपको पता है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा, 2π ओमेगा ही हो जाएगा, है ना। टाइम पीरियड कैसे निकाला मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर स्पीड, याद है ना, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π, कंप्लीट सर्कल घूमने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2π, किस एंगुलर स्पीड से हुआ, ओमेगा से, तो टाइम हो गया, यानी कि यहां से वापस घूम के आने का टाइम कितना हो गया, 2π ओमेगा, इस टाइम में ये वापस आ जाएगा। नाउ दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ सर ये एसएचएम थोड़ा है, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। पर अभी थोड़ी देर बाद हम अगर ध्यान से इसको देखें, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप मान लो कि भाई ये वाला एंगल मेरा थीटा है, थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो, ये एंगल मेरा क्या है, थीटा है, ठीक है ना। इस एंगल को मैंने मान लिया कुछ थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो इसका प्रोजेक्शन, यानी कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो इसका प्रोजेक्शन, यानी कि ये इसका प्रोजेक्शन अगर हम देखें कहां पे, एक्स एक्सिस पे, इसको मैं अपनी एक्स एक्सिस कह देता हूं। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो यहां पे
इसको मैं अपनी वाई एक्सिस कह देता हूं। तो आप इसका प्रोजेक्शन कहां देख रहे हो, इसका एक्स एक्सिस पे देख रहे हो, यानी कि इसका प्रोजेक्शन, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे कितना होगा। ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा, है ना, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और ये बन जाएगा मेरा कॉस थीटा। यानी कि ये वाला प्रोजेक्शन जो है हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसको, r साइन थीटा लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल्स टू r साइन थीटा लिख सकते हैं इसी तरीके से। और हमें पता है यहाँ पे थीटा क्या है, बेसिकली थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ओमेगा को लिख सकते हैं चेंज इन थीटा बाई टी, यानी कि थीटा बाई टी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, एंगल को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, तो थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी, यानी कि x इज इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या ये पार्टिकल SHM कर रहा था यहाँ पे, नहीं, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था। बट अगर आप उसका प्रोजेक्शन, आप उसकी परछाई अगर इस एक्सिस पे देख रहे हो, अगर आप इसकी परछाई एक्स एक्सिस पे देख रहे हो, तो वो कैसे दिखेगी। आप सोचो जब पार्टिकल इधर है तो इसका प्रोजेक्शन यहां होगा, जब पार्टिकल, ये पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे देख लेते हैं, जब पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां आएगा तो इसका प्रोजेक्शन कहां होगा, आप देख सकते हो यहां पे होगा, है ना। जब पार्टिकल मेरा यहां पे आ जाएगा तो प्रोजेक्शन भी यही होगा, तो पार्टिकल और प्रोजेक्शन एक ही बात हो गई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, ठीक है ना। और जब पार्टिकल फिर नीचे चला जाएगा, यानी कि जब पार्टिकल नीचे चला जाएगा तो प्रोजेक्शन दोबारा से मेरा यही आ जाएगा, है ना, फिर मेरा प्रोजेक्शन ऊपर ही आ जाएगा, मैं एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख रहा हूं इसका, ठीक है ना। फिर पार्टिकल जब मेरा यहाँ पे कहीं होगा, जब मेरा पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे देखो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये रहा ना प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब पार्टिकल यहां पे था तो प्रोजेक्शन यहां पे था, जब पार्टिकल यहां पे था तो डायरेक्टली यहां जाओ यहां पे था, जब यहां पे था तो प्रोजेक्शन यहां पे, जब पार्टिकल यहां पे तो प्रोजेक्शन भी यहां पे। फिर पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है पर इसका प्रोजेक्शन एक्सिस पे पीछे की तरफ जा रहा है, तो यानी कि पार्टिकल जब ऐसे से ऐसे जाएगा, दोबारा से देखो पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो यहां पे इसका प्रोजेक्शन पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। फिर पार्टिकल जब यहां पहुंच जाएगा तो आपको प्रोजेक्शन कहां मिलेगा, यहां पे। जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो प्रोजेक्शन कहां मिलेगा, यहां पे। पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो प्रोजेक्शन यहां पे, पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो यहां पे, पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां पे, पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां पे, पार्टिकल जब अल्टीमेटली यहां दोबारा पहुंच जाएगा तो प्रोजेक्शन यहां पे। तो आप सिर्फ इसके प्रोजेक्शन को देखो, ये ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे पीछे जाएगा फिर ऐसे, यानी कि आप इसको ऐसे ऐसे एक सर्कल में घुमा रहे हो पर इसकी जो परछाई है एक्स एक्सिस पे वो एक ही लाइन में ऑसिलेट कर रही है। तो पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट तो सर्कल में घूम रहा है पर उसकी जो परछाई है एक्स एक्सिस पे वो हमारी ऑसिलेट कर रही है, आगे पीछे जा रही है, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रही है। आप ऐसे मान लेना जब ऑब्जेक्ट ऊपर था तो ऊपर से किसी ने रोशनी डाली तो आपको इसका प्रोजेक्शन आगे जाता हुआ दिखा फिर पीछे आता हुआ दिखा, है ना, पहले आगे जाता हुआ दिखा, जब वो नीचे पहुंच गया पार्टिकल, आपने रोशनी नीचे से डाली तो इसकी परछाई यहां दिखी, तो ये पीछे जाता हुआ दिखा, क्योंकि पार्टिकल जब यहां जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन पीछे जाएगा। फिर पार्टिकल आगे जा रहा होगा तो इसका प्रोजेक्शन पीछे जा रहा होगा, पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा तो इसकी परछाई एक्सिस पे ऐसे जा रही होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे हम यहाँ लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, जो मेरा ऑब्जेक्ट है या फिर जो पार्टिकल है इस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। यूसीएम का मतलब क्या होता है, पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो थोड़ा एसएचएम कर रहा है, वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। पर एसएचएम में क्या है, अगर हम उसकी इमेज देख रहे हैं, उसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ठीक है ना। बट अगर हम ध्यान से देखें, बट इट्स प्रोजेक्शन, अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखें, बट इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम इसके प्रोजेक्शन की बात करें, इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस इज परफॉर्मिंग, इसकी जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, ठीक है ना। और ये ऑसिलेशन भी कैसा है, सिंपल हार्मोनिक। मुझे कैसे पता है ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है, हम सिंपली ये भी तो कह सकते हैं शायद सिर्फ ऑसिलेशन आ रहा हो, क्योंकि जब मैंने इसका प्रोजेक्शन की इक्वेशन देखी, एक्स एक्सिस पे जो इसकी प्रोजेक्शन की इक्वेशन देखी वो साइन की टर्म्स में आ रही है, तो यानी कि इसका प्रोजेक्शन साइन की इक्वेशन फॉलो कर रहा है, यानी कि क्लियरली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका प्रोजेक्शन इस इक्वेशन को ही तो फॉलो कर रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो बट इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज परफॉर्मिंग
परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, और वो ऑसिलेशन भी कैसा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, वो ऑसिलेशन भी कोई ऑर्डिनरी नहीं एसएचएम है, ठीक है। और इस ऑसिलेशन में जो हमारा एम्पलीट्यूड होता था, याद है हम जो एम्पलीट्यूड कहते थे, हम मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं, वो रेडियस के बराबर ही आ रहा है इक्वेशन से। यहाँ पे जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता था मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहे हो, तो ये हमारी मीन पोजीशन, सेंटर हमारी मीन पोजीशन की तरह काम कर रही है। जब पार्टिकल इधर हो या इधर हो तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ दिखेगा, जब ऑब्जेक्ट मेरा इधर हो या इधर हो तो उसकी प्रोजेक्शन मुझे कहाँ दिखेगी, मीन पोजीशन पे, यानी कि सेंटर पे। इससे आप कितना आगे जा रहे हो, रेडियस, और कितना पीछे जा रहे हो, रेडियस, यानी कि रेडियस ही एम्पलीट्यूड बन गया। हेयर, ये इंपॉर्टेंट है, हेयर आर यानी कि रेडियस, यहां पे क्या है हमारा, रेडियस एक्ट्स एज एम्पलीट्यूड, इंपॉर्टेंट है, यहां रेडियस ही एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, एक्ट्स एज एम्पलीट्यूड। एंड ओमेगा जो कि क्या है, मेरी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मेरी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वो किसकी तरह काम कर रही है, एक्ट्स एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रही है। मैं तो सिंबल भी सेम यूज किया है दोनों के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे, यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही एंगुलर वेलोसिटी की तरह काम कर रही है। अगर वो सर्कल में देख रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको एंगुलर वेलोसिटी कहोगे, बट हाँ अगर आप एसएचएम की तरह उसको देख रहे हो तो आप उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, ठीक है। सो ये जस्ट एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है, अभी देखते हैं इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्या सवाल पूछते हैं। अभी तो ये बेसिक्स हुए इसके, ये तो अभी मैंने इसकी बेसिक कहानी बताई, ठीक है ना, ये अभी इसकी बेसिक कहानी है। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में वो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी जस्ट हम लोगों ने इसकी बेसिक कहानी पढ़ी है कि बेसिकली ऐसा होता है कि पार्टिकल, हम लोगों को क्या मिला इस स्लाइड से समझने में कि पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका प्रोजेक्शन एसएचएम में है। अच्छा, प्रोजेक्शन मैंने यहां पे लिया कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस पे लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे इस एक्स एक्सिस पे। आप इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे भी ले सकते थे, अगर आप इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे देखोगे, यानी कि ये वाला प्रोजेक्शन, तो आप ये भी लिख सकते थे, अगर आप वाई को लिखोगे वो भी आर कोस ओमेगा टी है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे वो भी एसएचएम कर रहा है, बोथ, एक्चुअली सिर्फ एक्स नहीं, वाई डायरेक्शन में भी प्रोजेक्शन आपका एसएचएम में है, तो एक्स डायरेक्शन में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेगा, वाई डायरेक्शन में भी। अगर हम इसका प्रोजेक्शन, अगर इसकी परछाई में वाई एक्सिस पे देखूं, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, जैसे पार्टिकल इधर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये जैसे ऐसे जाएगा तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसका प्रोजेक्शन आगे जाएगा और पीछे की तरफ आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, पर इसका प्रोजेक्शन नीचे जाके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि देखो चाहे कॉस में लिखो या साइन में, है तो दोनों एसएचएम की इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इन जनरल हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा एग्जाम के तरीके से देखते हैं, एग्जाम में किस तरीके के सवाल वो बना सकता है, किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे जस्ट हम दोबारा से एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, दोबारा से मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, दोबारा से एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, फिलहाल के लिए हम अपनी दोनों एक्सिस बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम दोनों अपनी एक्सिस बना देते हैं, इसको अपनी एक्स एक्सिस बोल देते हैं और इसको अपनी वाई एक्सिस बोल देते हैं, और मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट कहीं है। अब देखो वो क्लॉक भी जा सकता है, एंटी क्लॉक भी, ये भैया ऑब्जेक्ट की मर्जी है। मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, एक तरीके से मेरा रेडियस हो गया, ठीक है। और मैं मान लेता हूं इसका कोई एंगल है, ये यहीं से शुरू कर रहे हो आप, तो इसको बोल दोगे t इज इक्वल्स टू 0। अगर मोशन यहीं से शुरू हो रहा है और मैंने मान लिया ये क्लॉकवाइज जा रहा है, किससे जा रहा है, ओमेगा, तो मोशन स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ठीक है ना, ये जो मोशन इसका स्टार्ट हो रहा है वो इसी लोकेशन से हो रहा है, तो मतलब इसने पहले से कुछ एंगल बना रखा है, इसी एंगल को आप इनिशियल फेज कह सकते हो। जब मोशन शुरू हुआ तो इसने ऑलरेडी एक एंगल बना रखा था, ठीक है ना। अब खुद सोचो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, किसी थोड़ी टाइम बाद, थोड़ी सी देर बाद ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, है ना, कितने टाइम बाद यहां तक पहुंच गया, टी टाइम तक, मान लो यहाँ टी टाइम में पहुंच गया, तो इसने और कितना एंगल कवर करा, ओमेगा टी, कितना एंगल कवर किया, ओमेगा टी, ठीक है ना, तो कितना एंगल इसने कवर कर लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे, ओमेगा टी। तो वाई एक्सिस से टोटल एंगल बता सकते हो कितना होगा, टोटल एंगल की अगर मैं बात करूं, तो आप जो टोटल एंगल देखोगे वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, या प्लीज, या फिर हम लिख सकते हैं 5 प्लस ओमेगा टी, जो टोटल एंगल इसने बना लिया वो कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब आप इसका प्रोजेक्शन देखो, यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन जहां है ना,
ये अपनी फाइनल पोजीशन से जो प्रोजेक्शन बनाएगा वो आप देख सकते हो। अगर आप इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका एक्स एक्सिस पे देख रहे हो, आपको पता है ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये वाला एंगल भी ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। तो इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू रेडियस टाइम जो भी इसका रेडियस था और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि वक्त के साथ ये एंगल बढ़ता जा रहा है वाई एक्सिस से, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वक्त के साथ ये एंगल आपका बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये वाई एक्सिस से एंगल लिया गया है ना, आप देख सकते हो। और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस वजह से एंगल बढ़ता जा रहा है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, दिस इज माई इक्वेशन। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे अब आपसे पूछा जाए एम्पलीट्यूड कितना है, तो वो रेडियस के इक्वल है। इसका एम्पलीट्यूड मैं आपसे पूछूं तो इसका एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है, रेडियस के, ठीक है ना। फाई क्या इनिशियल फेज की तरह काम कर रहा है, जो इनिशियल एंगल मेरा बन रहा था ये मेरा इनिशियल फेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, ये इनिशियल फेज की तरह हमारा काम कर रहा है, ठीक है। सो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो आप लोगों को क्वेश्चन में बोले इसकी कांस्टेंट स्पीड दे दे, सपोज v गिवन है ना, ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मान लो क्वेश्चन में एज्यूम कर लो, है ना, ये हम एज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना, एज्यूम इट इज गिवन, ठीक है ना, कि हमें ये गिवन है, मान लो हमें दे रखी है कुछ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और आपको कुछ रेडियस दे रखा है इसका 4 मीटर का, रेडियस हमें दिया 4 मीटर का और हमें स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है। तो आप लोगों को ओमेगा निकालना है। सबसे पहले आपको पता है ओमेगा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2π/t कर सकते हैं, ठीक है ना। और टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस, जो टोटल डिस्टेंस है यानी कि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, जो भी इसकी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, लीनियर स्पीड, तो ये हो जाएगा 2πr, जो भी मेरा रेडियस है 2πr, और डिवाइडेड बाय अगर मैं ध्यान से देखूंगा स्पीड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय स्पीड है मेरी कितनी 6, तो ये ऊपर आ जाएगा 8/6 यानी कि 4/3 पाई, ठीक है, या मेरा सेकंड्स में, ये टाइम आ गया। अब यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा होता है 2π/t यानी कि 4π/3, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 6/4 यानी कि 3/2, ठीक है, तो 3/2 रेडियन पर सेकेंड ये मेरा ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए कि मान लो अगर आपको v दे दे, रेडियस दे दे, तो आप सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लोगे, सर्कमफ्रेंस, बेटा यहां से लेके यहां तक पूरा घूम के आने को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये हो गया मेरा सर्कमफ्रेंस बाय स्पीड, सर्कमफ्रेंस 2πr डिवाइड बाय स्पीड v, 2πr की जगह 4 इंटू 2 8, या फिर 2 से आप इसको काट भी सकते हो, ये 4/3 पाई आ जाएगा, ये सेकंड्स में आ जाएगा। ओमेगा होता है 2π/t, 2π डिवाइडेड बाय टी, टी की जगह 4π/3, पाई से पाई कटा, 3 ऊपर गया, ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ गया आपका 2 से काट दो, 2 3 जा, नीचे 2 2 जा, तो 3/2 रेडियन पर सेकेंड, ये हमें मिल गया हमारा ओमेगा, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन में डाल सकते हो। अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हो तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो रेडियस के बराबर है, यानी कि 4 साइन, और मैं मान लेता हूं आपको इनिशियल फाई भी दिया है, मान लो आपको क्वेश्चन में इनिशियल फाई भी दिया है कुछ π/3, तो आप इक्वेशन में डाल दो, साइन ओमेगा की जगह कितना डाल दोगे आप यहाँ पे 3/2t प्लस फाई की जगह आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे π/3, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है जहां से आप इक्वेशन लिखने के लिए कह दे। आप इसकी इक्वेशन y एक्सिस पे भी लिख सकते थे, सेम जैसे आपने x एक्सिस पे लिखा है, यहाँ पे आप y एक्सिस से भी लिख सकते थे। y में जब आप y एक्सिस से कैलकुलेट करते तो आपका क्या आता, आपको पता है इसका जो कंपोनेंट यहाँ पे आता वो cos आ जाता, यानी कि y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाता r cos ओमेगा t प्लस फाइव, बस फिर आप इसमें सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो y की इक्वेशन आ जाएगी, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो y की इक्वेशन आ जाएगी। अभी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है ना, और एंगल आपको कहीं से भी दे सकता है, आपको क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। अभी मैंने क्लॉकवाइज घुमाया है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, मैं वो भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। सो जैसे हमने ये किया है वैसे ही हम कंसीडर कर सकते हैं कि सर अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा हो तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, हम देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है।
यानी कि मैं मान लेता हूं इस तरीके से ले लेता हूं, यहां मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया है ना, और ऑब्जेक्ट मुझे कहीं यहां दिया हुआ है, लेटस से मुझे ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे दिया हुआ है, इस तरीके से गिवन है, ठीक है। और हम लोगों को पता है ये रेडियस होगा इसका कुछ, यहां से हम देख सकते हैं, ये मान लेते हैं हम इसका रेडियस गिवन है, और मैंने मान लिया ये वाला एंगल मुझे दिया है फाई, और ये क्वेश्चन में गिवन है कुछ अगेन पाई/6 दे दिया मान लो, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉक जा रहा है, मान लो ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉक, और हमें रेडियस दिया हुआ है कुछ 6 मीटर, और मुझे v दे रखा है कुछ यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। रेडियस 6 मीटर और जो स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब ये एंटी क्लॉक जा रहा है, अब देख सकते हो आप एंटी क्लॉक जाने से क्या होगा, ये एंगल कम होगा, आप देख सकते हो विद टाइम। ये t इज इक्वल टू 0 पे था, इनिशियल फेज दिया ना, यानी कि पहले आपको पार्टिकल यहां नजर आया, थोड़ी देर बाद वो इधर पहुंच जाएगा, थोड़ी देर बाद अगर आप इस पार्टिकल को देखोगे तो यहां पहुंच जाएगा, यानी कि किसी t टाइम पे पार्टिकल यहां है। तो आप जानते हो कितना एंगल चल जाएगा यहां से ओमेगा टी, तो आपका फाइनली यहां एंगल कितना बचेगा, फाई माइनस ओमेगा टी। एंगल आप घट रहा है, पहले आपका यहाँ फाई प्लस ओमेगा टी आया था क्योंकि वो क्लॉकवाइज जा रहा था, बट अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां से मेरा कितना आ गया, फाई माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पे भी अगर हम ध्यान से देखेंगे इस पोजीशन पे जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो x इज इक्वल्स टू, इसका जब हम यहाँ पे प्रोजेक्शन देखेंगे, ये वाला इसको हम x कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप y पे देखोगे तो ये प्रोजेक्शन y पे भी आ जाएगा। अगर हम x की बात करें वही r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे फाई माइनस ओमेगा टी, क्योंकि जो एंगल है वो फाई माइनस ओमेगा टी है। या फिर आप यहां से माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं, तो माइनस आर साइन ओमेगा टी माइनस फाई, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इजी है, जैसे मर्जी आप रिप्रेजेंट कर लो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो चीजें दे रखी है उस हिसाब से पहले आप टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड वैसे ही जैसे पहले किया था, आप सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हो, जो भी आपको स्पीड दी है वो कर दो। तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, और स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे v, 2 पाई। रेडियस कितना है अपने पास, जल्दी से देखो 6 है, स्पीड कितनी है अपने पास 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 6 पाई सेकेंड्स, ठीक है। और फिर ओमेगा कितना आ जाएगा, वो होता था 2 पाई बाय टी, यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाय 6 पाई, यानी कि 1/3 रेडियन पर सेकेंड। ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हमारा ओमेगा मिल जाएगा। टाइम पीरियड निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया आपने, सिंपल है, टाइम पीरियड निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया। फिर उसके बाद फिर इस इक्वेशन में आप डाल दो, तो x इज इक्वल्स टू आर की जगह आप डालोगे 6, फिर क्या डालोगे, या फिर नीचे वाली इक्वेशन में डाल दो -6, है ना, इस वाले में डाल दो साइन, और उसके बाद डाल दो ओमेगा की जगह 1/3, यानी कि यहां से आ जाएगा t/3, और -5 का मतलब था पाई/6। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। तो दिस इज हाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट कर सकते हैं। क्या ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई, ऑब्जेक्ट एसएचएम नहीं कर रहा है, बार बार बता रहा हूं मैं, उसका प्रोजेक्शन, अगर हम एक्स एक्सिस पे उसका कंपोनेंट ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं, है ना, उसी को देख रहे हैं तो एसएचएम है। वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन एसएचएम में है, ठीक है, ओके। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, इसके और काफी बेनिफिट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके मैं और बेनिफिट्स दिखाऊंगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में एक सवाल आया हुआ है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को, यहाँ पे बोला गया द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, यानी कि हमें यहाँ प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लेना है। और उसने बोला है पार्टिकल यहाँ पे p t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, और इसका टाइम पीरियड डायरेक्टली दे दिया है 4 सेकेंड, है ना। तो आप देख सकते हो रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3 मीटर, यानी कि यही मेरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये हो गया मेरा 3 मीटर, ओके। तो प्रोजेक्शन कौन सी एक्सिस पे देखना है, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखना है। मतलब अगर हम किसी टाइम पे मान ले पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे क्या होता है, अगर आप इस एंगल को ध्यान से देखो, आप इसको ओमेगा टी ले लो, है ना, और t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आप ऐसे कर लो कि आप बोलो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, तो इसका प्रोजेक्शन जो हमारा y एक्सिस पे है वो cos आता है, यानी कि हम y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r cos ओमेगा t, है ना,
यही लिख सकते हैं, y इजिकल्स टू आर कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई इनिशियल फेज नहीं है, वो यहीं पे, यहाँ पे हमारा फाई 0 हो रहा है, क्योंकि कोई इनिशियल फेज नहीं है, y एक्सिस से कोई एंगल इसने इनिशियली नहीं बनाया ना, इसलिए मैंने फाई को यहाँ पे क्या ले लिया, 0 ले लिया, कोई एंगल नहीं बनाया, तो y इजिकल्स टू आर कॉस ओमेगा टी, ठीक है, टी को 0 डालोगे तो ये आर के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम बात करें ओमेगा निकालने का तरीका, 2 पाई बाय टी ले सकते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू पाई, टी की जगह आप 4 डालोगे, यानी कि आ जाएगा पाई बाय 2, ओमेगा आ जाएगा मेरा कितना, आप देख सकते हो 2 पाई बाय टी करोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा। रेडियस हम लोगों को क्वेश्चन में दी है, ये हमें दे रखी है 3 मीटर, यानी कि y इज इक्वल्स टू आर की जगह डालोगे 3 और क्या लिखोगे कॉस, और यहाँ से लिखोगे पाई बाय 2 और ये आ जाएगा t, यही इक्वेशन आ जाएगी। आप देख सकते हो लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर का सवाल है, और अगर आप ध्यान से देखोगे मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो, बट इक्वेशन y एक्सिस में है, x में नहीं, ठीक है, आपसे x में भी पूछ सकता है, y में भी पूछ सकता है, तो 2019 में आया हुआ ये सवाल है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुल मिला के इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको समझना है, अच्छे से करना है, हल्के में नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये, ठीक है ना, अच्छे से इसको देख सकते हो। इसके और एप्लीकेशंस पे चर्चा करेंगे, किसका और क्या एप्लीकेशन होता है उस पर मैं चर्चा करता हूं, ठीक है ना, इसका और क्या एप्लीकेशन होता है इस पर डिस्कशन करते हैं। यहां पे ना हम लोगों को क्या होता है, कई बार ना इस तरीके से सवाल दे देता है कि हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसको इससे रिलेट करने के लिए कहता है स्प्रिंग मास सिस्टम से, ये स्प्रिंग मास सिस्टम से कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, आप ऐसे मान सकते हो, यही अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके से आप कंसीडर कर लो, ठीक है ना, ये आपका सेंटर मान लो, ठीक है ना, ये आपका क्या मान लो, सेंटर मान लो, है ना। अब अपना स्प्रिंग मास सिस्टम इससे कंपेयर करो, आप मानो ये आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है ना, देखो मैं कैसे समझाता हूं इसको, ये देख लो, मान लो यहाँ पे मेरी कोई वॉल है, यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ है, और ये मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम है, और मैं मान लेता हूं, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेता हूँ, मान लो ये मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं लोकेटेड है, ये हो गया x इज इक्वल्स टू एक तरीके से -a, और कहाँ तक जा सकता है बोलो, x इज इक्वल्स टू प्लस a तक, यही होता है ना स्प्रिंग मास सिस्टम में। ये कौन सी पोजीशन हो गई इसकी बोलो, x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये स्प्रिंग इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनिशियल फेज कैलकुलेट करने के ये काम आ सकता है, कैसे आ सकता है बड़े ध्यान से समझना, इनिशियल फेज कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, इसके अलावा आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, दो अलग अलग पोजीशन में कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, एक से दूसरी जगह पे कितना टाइम लगेगा, ये सब कैलकुलेट करने में काम आ सकता है, टाइम की कैलकुलेशन करने में, फेज की कैलकुलेशन करने में ये मेथड यूजफुल है, ठीक है, किस तरीके से ये यूजफुल है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये देखते हैं हम इसको कर कैसे सकते हैं। मान लो कि देखो भाई ये पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनिशियल फेज का क्या मतलब होता है। इनिशियल फेज का मतलब ये होता है कि जब आपने देखना स्टार्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, ये तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वही बात, आपने आंख बंद कर ली आप लोगों ने, एकदम से आप अपनी आंख खोलो तो ये पार्टिकल कहीं भी हो सकता है वो इधर हो और पीछे जा रहा हो सकता है इधर हो आगे जा रहा हो सकता है इधर और पीछे जा रहा हो सकता है यहाँ पे हो और पीछे जा रहा हो, तो इसका मतलब वो आपको कहीं भी दिख सकता है, ये तो ऑसिलेट कर रहा है, आप आंख बंद करके ओपन करते हो तो ये बॉटल आपको कहीं भी नजर आ सकती है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन जो बताएगा वो इनिशियल फेज बताएगा। तो अभी के लिए मैं समझने के लिए मैंने आपको दो केसेस तो आपको पहले भी प्रूफ करके दिखाए थे, अगर आपको वो यहाँ मिले और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो आपका इनिशियल फेज 0 होता है। वो क्यों होता है कि अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो, यू जस्ट कंपेयर इट विद अ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, आप इसको एक सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो। मैं क्या कर रहा हूं, स्प्रिंग मास सिस्टम को कंपेयर कर रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं, स्प्रिंग मास सिस्टम को किससे कंपेयर कर रहा हूं, स्प्रिंग मास सिस्टम, इसको कंपेयर किया जा रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, ठीक है ना, और वो भी एक क्लॉकवाइज घूमते हुए ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज यूसीएम से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं। आप भी ऐसे कर सकते हो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाना चाहते हो और इनिशियल फेज निकालना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसका मतलब है वो कहां पे है, स्प्रिंग मास सिस्टम का है यहां पे। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसका मतलब आपका मास का है यहां पे। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो आपका मास यहां पे, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो मास यहां पे। तो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा तो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम यहां पे, ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच जाएगा तो स्प्रिंग इधर, अगर ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा तो आपका मास इधर, अगर ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा तो आपका मास दोबारा से यहां, फिर ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा तो आपका मास इधर, अगर ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा तो मास इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है,
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। तो इनिशियल फेज हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें इनिशियल फेज पे अगर डिस्कशन करें तो वो कैसे करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि भैया आपने आंखें खोली और आपको आपका ऑब्जेक्ट यहां नजर आया, आपने आंखें खोली, आपको अपना ऑब्जेक्ट यहां दिखा, तो सर्कल में इस हिसाब से वो आपको यहां भी दिख सकता है, यहां भी दिख सकता है। अब डिपेंड करता है ये आगे जा रहे हैं या पीछे। देखो ना, इस बॉटल को ध्यान से देखो, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो इस लोकेशन पे ये दो जगह हो सकती है, या तो आगे जाते टाइम या पीछे आते टाइम। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा ये आगे जा रहा है या पीछे, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। सोचो, अगर ये आगे जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, पीछे जा रही है तो नेगेटिव। अगर ये आगे जा रही है वेलोसिटी पॉजिटिव तो आप इसको यहां देखोगे, सर्कल में यहां देखोगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और इसका प्रोजेक्शन मैं यहां भी ले सकता था, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट का भी प्रोजेक्शन यहां आएगा। अगर आप देखो पार्टिकल जब यहां होगा तो भी प्रोजेक्शन यहां आएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो भी प्रोजेक्शन यहां पे आएगा। बट मैंने बोला ये आगे जा रहा था, जब मैंने आइस ओपन की t इज इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि मैं मान रहा हूं ये इधर था और आगे की तरफ जा रहा था, मैंने ये मान लिया। तो ऐसे केस में आप कहां मानोगे इसको, सर्कल पे, यहां पे। और आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, यहां पे आपको पता है रेडियस ही आपका एम्पलीट्यूड है, यानी कि आप इसको a मान सकते हो, इसके रेडियस को a मान सकते हो। और याद है हमने कहा था ये कहलाता है मेरा इनिशियल फेज, ये क्या कहलाता है मेरा इनिशियल फेज, दिस इज कॉल्ड माय इनिशियल फेज। ठीक है ना, ऐसे ही कर सकते हैं हम। तो ये वाला जो एंगल है हम ध्यान से देखिए वो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, इस एंगल को मैं मान लेता हूं अभी के लिए थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है थीटा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो 90 माइनस फाइव है, या फिर फाइव को ही हम कुछ नहीं 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, सामने सामने नजर आ रहे, दिख रहा है ना भाई, ये 5 प्लस थीटा ही तो 90 होगा। पर अब हम थीटा कैसे निकालेंगे, मैंने बोला ये मेरे को कहाँ दिख रहा था, लेटस से मैंने बोला ये x इज इक्वल्स टू a/2 पे था। सोचो, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ दिख रहा था, x इज इक्वल्स टू a/2, यानी कि आप बोलोगे सर ये जो प्रोजेक्शन है, यानी कि यहाँ पे a का प्रोजेक्शन इधर x एक्सिस पे कितना होगा, a का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे कितना होगा, a cos थीटा, है ना, ऐसे लिख सकते हो a cos थीटा। या फिर आप डायरेक्टली करना चाहो तो आप सीधा सीधा इस एंगल को फाई लिख दो और यहां से बोल दो x इज इक्वल्स टू a साइन फाई, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। या तो थीटा की टर्म में लिख लो या फाई, बेटर रहेगा फाई को देख लो, ये एंगल फाई है तो ये भी फाई है, तो आप a साइन फाई को ये लिख सकते हो। और x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, x की वैल्यू हो गई यहाँ पे a/2, ये a से कट जाएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा साइन फाई, ये कट जाएगा तो साइन फाई कितना आ जाएगा आपका 1/2, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, साइन फाई 1/2 कब होता है, कितने एंगल पे होता है आप जानते हो ना, कितना एंगल हो जाएगा ये 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो यानी कि आपका इनिशियल फेस यहाँ पे π/6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप जब इसकी जनरल इक्वेशन लिखोगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमारी जो जनरल इक्वेशन में इनिशियल फेज होगा वो मेरा कितना मिल जाएगा π/6, इस SHM में इनिशियल फेज इसका π/6 होगा। और देख लो, मान लो एक और एग्जाम्पल से देख लो, दो चार एग्जाम्पल दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मानो इस तरीके से है, ठीक है, और अब आप बोलो कि सर मुझे ना ये यहां दिख रहा था, मान लेते हैं कि मुझे स्प्रिंग मेरा t इज इक्वल्स टू 0 पे, मेरा स्प्रिंग कहाँ था, ये मेरी वॉल थी, है ना, t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू माइनस a हो गया, दिस इज x इज इक्वल्स टू a हो गया। तो मुझे कहाँ नजर आ रहा था, लेटस से वो यहाँ पे नजर आ रहा था कहीं x इज इक्वल्स टू a/√2 पे, कहाँ नजर आ रहा था, a/√2 पे, और आगे जा रहा था, कहाँ नजर आ रहा था, x इज इक्वल्स टू a/√2 पे और आगे जा रहा था। तो अब बताओ यहाँ पे इनिशियल फेज कितना होगा, तो दोबारा से सेम चीज कर सकते हैं हम, दोबारा से कह सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ होगा, क्लॉकवाइज जा रहा होगा, ये मेरा एम्पलीट्यूड होगा, ये एंगल फाई है ना, ये वाला एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल मेरा फाई होगा, यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a साइन फाई में आप x की जगह a/√2 डाल दो, तो ये आ जाएगा a साइन फाई, तो यहाँ से a से a कट जाएगा, साइन फाई 1/√2 आ जाएगा, यानी कि फाई मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्रीज या फिर π/4। तो इनिशियल फेज मेरा यहाँ पे π/4 होगा। पर ये भी जरूरी है आपको ये देखना है ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, हो सकता है पीछे जा रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मेरा पीछे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने बोला ये मेरी मीन पोजीशन है, आपने बोला कि भाई मुझे क्या नजर आया, वो ऑब्जेक्ट यहाँ तो नजर आया, है ना, मान लो यहाँ पे नजर आया, कहाँ पे x इज इक्वल्स टू a/2 पे ही नजर आया पर पीछे जा रहा था, ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू a/2 पे नजर आया पर पीछे जा रहा था। तो ऐसे में अगर हम ध्यान से देखेंगे, ऐसे में फिर मैं इसका यहां नहीं ले सकता, मुझे लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को इधर,
सर्कुलर मोशन में मैं मान रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ होता है तो ऑब्जेक्ट मेरा जो अगर मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यहाँ से यहाँ जाता है तो मेरा मास यहाँ से आगे तक जाता है। जब मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यहाँ से यहाँ जाता है, इस तरीके से घूम रहा है ना, तो ये मेरा मास यहाँ से लेके पीछे जाता है ना। ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से आएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ से पीछे जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट पीछे जाता हुआ दिख रहा था, मतलब आपने जब इस बोतल को देखा, ये एसएचएम कर रही थी ऐसे ऐसे, जब आपने देखा तो ये बोतल यहाँ पे थी और पीछे जा रही थी, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी, पीछे जा रही थी। तो अब आप बोलोगे अब क्या करें? ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज ये है, ये चाहिए मुझे, ठीक है ना, ये इनिशियल फेज चाहिए। पर इसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है मैं ये वाला एंगल निकाल लूं। इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है मैं ये वाला एंगल निकाल लूं, थीटा, ठीक है ना। और थीटा क्या लिख दूं, अगर मैं ध्यान से देखूंगा, अगर मैं फेस की बात करूं तो जो मेरा फेस होगा वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो इनिशियल फेस है हमेशा प्लस वाई एक्सिस से मैं मेजर कर रहा हूँ। इनिशियल फेस नापने के लिए मैं कहाँ से मेजरमेंट कर रहा हूँ? प्लस वाई एक्सिस से। तो अगर मैंने ये एंगल निकाल लिया और ये 90 ऐड कर दिया तो मुझे टोटल इनिशियल फेस मिल जाएगा ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ये मेरा a है और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये अगर a है तो ये होगा a cos थीटा। तो x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और इसकी वैल्यू डाल देंगे a/2। तो a cos थीटा मेरा a/2 हो जाएगा, a से a कट जाएगा, cos थीटा मेरा 1/2 होगा, यानी कि थीटा मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, जिसको आप π/3 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं तो 90 प्लस 60 है ना, कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 यानी कि 150 डिग्री, ठीक है। इसको कितना ले सकते हैं 150 डिग्री। तो इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक होता है तो मेरा फेस, इनिशियल फेज 0 से 90 डिग्री के बीच में था। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक था तो इनिशियल फेज 0 से 90 डिग्री के बीच में था। जैसे ही आप यहां से यहां पहुंचोगे, यानी कि जब आप पीछे जा रहे होगे, जब आप आगे जा रहे थे तो आपका फेस, इनिशियल फेज 0 से 90 डिग्री में था। यहाँ इनिशियल फेज 0 था, यहाँ पे इनिशियल फेज आपका 90 था। याद है जब ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मिलता था तो 0 था इनिशियल फेज, यहाँ पे 90 था। यानी कि जब आप आगे जा रहे हो तो इनिशियल फेज आपका 0 से 90 डिग्री में हो सकता है। जब आप पीछे चले जाओगे, यानी कि आप पीछे जाने लगोगे, तो आपका इनिशियल फेज 90 से 180 डिग्री में होगा। वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, यहां से आपका फेस 90 से 180 के बीच में, मतलब जब आपको ऑब्जेक्ट यहां पीछे जाता हुआ दिख रहा हो। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमें, जब मेरा ऑब्जेक्ट मुझे कहां से, O से A की तरफ जाता हुआ दिखे, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी हो, तो मेरा जो इनिशियल फेज है, ठीक है ना, तो ये किसके बीच में होता है, लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, 0 से π/2 के बीच में। और जब मेरा ऑब्जेक्ट मुझे कहां मिलता है, A से O के बीच में, जब मेरी वेलोसिटी नेगेटिव होती है, जब ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा होता है और तब हम उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरा जो इनिशियल फेज है वो किस में लाई करता है, जो भी मेरा इनिशियल फेज है वो किसके बीच में लाई करता है, 90 से 180 डिग्री, यानी कि यहां में सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मुझे यहां से पीछे जाता हुआ दिखे, मतलब मान लो मुझे ऑब्जेक्ट यहां जाता हुआ दिखे, ठीक है ना, और मुझे यहां दिख रहा है, कहीं मुझे इधर दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है x इज इक्वल्स टू -a/√2 पे मैं मान लेता हूं, और पीछे जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप यहां पे कंसीडर कर लो। अगर ऐसे में आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप किसी तरीके से ये एंगल निकाल लो, ठीक है ना, और उस एंगल में क्या ऐड कर दो, 180 डिग्री, इसमें क्या ऐड कर दो, 180 डिग्री। अगर आपने ये निकाल लिया थीटा और इसमें 180 डिग्री ऐड कर दिया तो आपको इसका इनिशियल फेज मिल जाएगा। यानी कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, ये हमें कितना डिस्टेंस दिया है, a/√2, और ये कितना दिया a, है ना, ये एंगल हमें थीटा दिया है, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा हो जाएगा, है ना, ये एंगल थीटा दिया है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हो a sin थीटा, इस ट्राइंगल से अगर आप ध्यान से देखोगे, a sin थीटा को आप a/√2 लिख सकते हो, तो यहां से थीटा मेरा 45 डिग्री आ जाएगा। पर इनिशियल फेस कहां से नापा जाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। आपका तो ये वाला एंगल माइनस वाई एक्सिस से आया ना 45, तो 180 प्लस 45, यानी कि इनिशियल फेज इस केस में 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि 225 डिग्रीज होगा, ठीक है। सो इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं, इतना घुमाने वाला क्वेश्चन कभी नीट में आया हो। ये थोड़ा बेसिक तरीका है, इससे अगर आपको कभी आ जाए, कुछ पूछ ले, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, इससे आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। नीट में कहां तक पूछ चुका है आपसे और कहां तक पूछा जा सकता है, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। कि यहां तक पूछे थोड़ा सा मुश्किल है,
थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, इतना ज्यादा डेप्थ में आपसे अगर पूछ लेगा। नीट में आप लोगों से क्या पूछ लिया जाता है, नीट में आप लोगों से इतना पूछ लिया जाता है कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, x इज इक्वल्स टू 0 पे है और x इज इक्वल्स टू प्लस ए, यहां तक कितना टाइम लगता है। बेसिकली आपको पता है टाइम पीरियड का मतलब क्या है, यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना, फिर पीछे जाना और आगे आना, ये कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। इसको 4 हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं, है ना। यहां से यहां जाना, फिर पीछे आना, फिर पीछे जाना और यहां जाना। तो आपको पता है यहां से आगे जाके फिर पीछे आना, फिर पीछे जाके आगे आने में जो टाइम लगता है वो t होता है। ठीक है, पहले आप यहां से यहां a डिस्टेंस कवर कर रहे हो, फिर a, फिर पीछे a, फिर आगे, तो यहां तक आने में t टाइम लगता है। इसको आप 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ सकते हो। आप ये भी कह सकते हो यहां पे डायरेक्टली कि यहां पे इधर से इधर जाने में जो टाइम लगता है वो t/4 होता है। ठीक है ना, यानी कि 0 से लेके a तक जाने में जो टाइम लगता है वो t/4 है। a से वापस 0 पे आने में जो टाइम लगता है वो भी t/4 है। और फिर यहां से a से 0 से -a की तरफ जाने में जो टाइम लगता है वो भी t/4 है। और -a से 0 पे आने में जो टाइम लगता है वो भी मेरा t/4 है। तो 4 इक्वल हिस्सों में आपने तोड़ा है, यानी आप यहां से यहां चले t/4, यहां से यहां आए t/4, यहां से आए कितना टाइम t/4, यहां से आने में भी टाइम लगा t/4। टोटल टाइम चारों को ऐड कर दो, t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, 4t/4 यानी कि t। पर एक बात याद रखना, आप यहां से यहां कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहे, यानी कि अगला सवाल आप लोगों से यही पूछा जाता है यहां पे कि अगर आपसे कोई पूछे x इज इक्वल्स टू 0 से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप ये मत सोचना यहां से हमें t/4 लग रहा है तो आधे रास्ते में t/8 लगेगा, वो गलत है, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो आप याद रखना, अगर आपसे बोले कि आप x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू a/2 तक जा रहे हो, सिर्फ यहां तक जा रहे हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप लोग इस मेथड का यूज करें जो भी हमने बताया था। देखो आपको 0 से लेके a/2 के बारे में बताया गया, कितना फेज आपका आया था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे फाई की वैल्यू कितनी आई थी, अगर आप ध्यान से देखो फाई की वैल्यू यहां से कितनी आई थी, π/6 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है ना, तो जो भी आपकी फाई की वैल्यू आई है π/6 यानी 30 डिग्री, आप इसको यूज कर सकते हो। आप लिख सकते हो यहाँ पे ओमेगा इंटू टी, और इसको लिख सकते हो 30 डिग्री यानी कि π/6, और यहां से आप टाइम निकाल सकते हो π/6 ओमेगा। ठीक है ना, 0 से लेके a/2 में आने में इसके बीच में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आता है, π/6 आता है, वो हमने पीछे से देखा था। तो यानी कि ये आ जाएगा π/6, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t। तो आपका पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा t/12। तो यानी कि 0 से लेके a/2 जाने में t/8 नहीं, कितना टाइम लगता है, t/12। t/12 ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, 0 से a/2 या a/2 से 0 आने में टाइम t/12 ही लगेगा, चाहे 0 से a/2 जाऊं या a/2 से 0, टाइम हमारा t/12 ही लगेगा। फिर अगर आपसे पूछे x इज इक्वल्स टू a/2 से x इज इक्वल्स टू a जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कह सकते हो भाई यहां से लेके यहां तक x इज इक्वल्स टू a तक हमें कितना टाइम लगा था, यहां तक लगा था हमें t/4, और यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा है, यहां से यहां तक लगा है t/12, तो बचा ये वाला टाइम t/4 माइनस t/12, है ना, कितना बचा, अगर आप ध्यान से देखोगे कितना टाइम लगेगा, t/4 माइनस t/12। आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, यहां से 12 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 3t माइनस t, यानी कि 2t/12 यानी कि t/6। तो यहां से आने में टाइम t/6 लगेगा, यानी कि 0 से a/2 तक आप जल्दी आ जाओगे, और a/2 से लेके वहां तक जाने में आपको डबल टाइम लग गया, यानी कि कितना टाइम लग गया, t/6 लग गया। तो 0 से a/2 तक आप जल्दी पहुंच गए, और a/2 से a पहुंचने में ज्यादा टाइम लग गया। तो इन कंक्लूजन अगर हम इसकी बात करें, हम एसएचएम में ये याद रख सकते हैं, जो बच्चे को वो पूरी कैलकुलेशन से बचना है, अगर आप चाहते हो कि मुझे वो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, जो सर ने मुझे समझाया है वो कैलकुलेशन से आप बचना चाहते हो, तो आपको फिर ये याद रखना पड़ेगा। आपको क्या याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हो कि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, और नीट लेवल पे जो सवाल आएगा वो क्या है, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये आप x इज इक्वल्स टू -a ले लो,
और यहाँ पे आप लिख लो x इज इक्वल्स टू प्लस ए। फिर चाहे आप सब कुछ भूल भी जाओ, आपको जो पीछे पढ़ा है सब चलेगा, ठीक है ना। फेज वाली कैलकुलेशन के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब आपसे कभी भी वो पूछ ले, ये x इज इक्वल्स टू मान लो 0 है, आपसे पूछ ले यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा, तो आप बोल सकते हो t/4, याद रखना। पर अगर आपसे क्या पूछे, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, मान लो ये x इज इक्वल्स टू a/2 है, कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम t/12 लगता है। चाहे आप यहां जाओ, ऐसे जाओ, या फिर यहां जाओ, एक ही बात है। चाहे 0 से a/2 जाओ या a/2 से 0 आओ, पीछे भी सेम चीज है, पीछे भी सेम चीज है। आप यहां पे भी देख सकते हो, यानी कि आप x इज इक्वल्स टू -a/2 तक भी आ सकते हो, तो भी आपको टाइम कितना लगेगा, वही t/12, ठीक है ना। तो 0 से a/2 या 0 से -a/2, a/2 से 0 या 0 से -a/2 या -a/2 से 0, एक ही बात है। सभी में कितना टाइम लगता है, कैपिटल t/12, ठीक है ना। 0 से आप लिख लो 0 से a/2, या फिर a/2 से 0 आ रहे हो, या फिर -a/2 से 0 आ रहे हो, या फिर 0 से a/2 जा रहे हो, सभी में टाइम बराबर लगता है। सभी में टाइम कितना लगता है, t/12 लगता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप a/2 से a तक आ रहे हो तो आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, कितना लग रहा है, यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल t/6। यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है, कैपिटल t/6 लग रहा है, चाहे आप आगे जाओ या पीछे जाओ। यानी कि a/2 से a में जाने में, या फिर a से a/2 पीछे जाने में भी, है ना, पीछे भी आ सकते हो, a से a/2 जाने में, या फिर -a/2 से -a जाने में, -a/2 से -a जाने में, या फिर -a से a/2 जाने में, चाहे आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, ठीक है ना। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, -a से -a/2, इन सभी में जो टाइम लगेगा वो t/6 लगेगा, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये भी पूछ सकता था, a/2 से -a/2, आप देखो a/2 से 0 तक आने में t/12, और फिर यहां से t/12, तो 2t/12, तो a/2 से -a/2 आने में 2t/12 यानी t/6, -a/2 से यहां जाने में भी ऐसे ही आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप देख सकते हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैंने पीछे समझाया, ये बहुत बेसिक मेथड है बेटा, है ना। अगर आपको ये समझ में आता है, अगर आप वहां कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा बहुत आप तैयार हो, सज्ज हो कि हाँ थोड़ी बहुत हम कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो ठीक है। बट अगर आप बचना चाहते हो कि सर बिल्कुल हमें बेसिक से ज्यादा हमें मतलब नहीं है, हमें तो आंसर से मतलब है, हम लोगों के लेवल तक के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपको जो आसान लगे। आपके लिए मैंने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए, लंबा वाला भी और ये शॉर्ट ट्रिक भी, कि अगर आप इसको याद रख सकते हो तो बेस्ट है, ठीक है। और मुझे भी लगता है कि ये इजी है कंपैरेटिवली। ओके, यहां पे क्वेश्चन है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM with an amplitude a, the time period of oscillation is t, the time taken by the particle to travel half the amplitude from equilibrium, है ना। half the amplitude from equilibrium का मतलब है आप 0 से a/2 में आपसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। अब तो ये कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं ना, अब तो हमें इसका आंसर पता है ना, 0 से a/2 में जो टाइम लगता है वो t/12 लगता है। If a particle is executing SHM with an amplitude a, the distance moved and the displacement of the body in a time equal to its period. Obvious सी बात है, यहाँ पे वो बोल रहा है अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, वो x इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करता है, a तक जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है। आपसे वो पूछ रहा है वो जो काइनेमेटिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से आगे जाके पीछे आगे फिर इधर आने में, तो आप डिस्टेंस तो आपको पता है ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस 4a होगा, है ना। बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्टेंस तो मेरा 4a हो गया, पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हम सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ पे इनिशियल पोजीशन किसके बराबर है, आप देख सकते हो इनिशियल पोजीशन किसके बराबर है, फाइनल पोजीशन के। दोनों पोजीशंस आपकी यहाँ पे बराबर हो रही हैं, तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेटली यहाँ पे 0 ही होगा, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, डिस्टेंस मूव्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस 4a, डिस्प्लेसमेंट 0। आया समझ में। A particle starts performing simple harmonic motion, its amplitude is a. At one time period, its speed is half of that of the maximum speed. At this moment, the displacement is. ये तो आसान क्वेश्चन है,
ठीक है ना, ये क्वेश्चन आसान है, आप इसको कर सकते हो। वो आपसे क्या पूछ रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, हमें वो टाइम बताना है जब उसकी स्पीड कितनी हो जाए, बोलो, ठीक है ना। एट वन टाइम हमें क्या बताना है, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है जब उसकी स्पीड क्या हो जाए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। हमें पता है मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, एसएचएम में वी मैक्स का फॉर्मूला ओमेगा ए, क्या होता है, ओमेगा ए। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें वो टाइम बताना है जब मैक्सिमम स्पीड की हाफ हो जाए, यानी कि वी का फॉर्मूला हम जानते हैं ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और वी कितना कह रहा है, आपको बोल रहा है वी मेरा वी मैक्स बाय 2 हो जाए, यही तो बोल रहा है, वी मेरा वी मैक्स बाय 2 हो जाए, यानी कि ओमेगा ए डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा, और यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कट गया, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, राइट साइड आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए जस्ट स्क्वायर किया मैंने दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड, यही तो किया ना हमने, ऐसे करते हैं ना मैथ्स में, इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही करते हैं मैथ्स में, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। अब देखो यहां से बेटा एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड ले गया और ए स्क्वायर बाय 4 को राइट साइड ले आया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो ये आ गया 3a स्क्वायर बाय 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3 बाय 2a, तो ये आ गई हमारी रूट 3a बाय 2। A body executes simple harmonic motion. The potential energy, the kinetic energy, and the total energy are measured as a function of displacement. Which of the following is true? ये आपको पता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब इक्विलिब्रियम है ना, और मीन, यहां पे क्या होता था आपको पता है, यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती थी, काइनेटिक एनर्जी मेरी हाफ के ए स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम होती थी यहाँ, और हम जानते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए, यानी कि एंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें, एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती थी, पोटेंशियल एनर्जी मेरी मैक्सिमम होती थी हाफ के ए स्क्वायर, एंड पॉइंट पे ये होता था। अब आप सोच लो, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती थी, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कांस्टेंट होती थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो गलत है, इक्विलिब्रियम पे तो 0 होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये सही है ना, मीन पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। टोटल एनर्जी 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये गलत है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, नहीं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 होती है, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पे, यहाँ जहाँ एक्स मैक्सिमम होता है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, 0 होती है, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्प्लेसमेंट, at a displacement x its potential energy is c1, at a displacement y its potential energy is c2, the potential energy at displacement x plus y, यानी कि हमें E1 क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट x यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर, और E2 क्या दिया है हमें, हाफ के वाई स्क्वायर, है ना, डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पे कितना है y, जब डिस्प्लेसमेंट y है तो E2 है, जब डिस्प्लेसमेंट x है तो E1 है। अब वो बोल रहा है हमें एनर्जी बतानी है जब डिस्प्लेसमेंट मेरा x प्लस वाई हो जाए, तो जब डिस्प्लेसमेंट मेरा x प्लस वाई हो जाएगा तो क्या यही एनर्जी होगी मेरी, हाफ के x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकता हूँ, यानी कि इसको लिख सकता हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा हाफ के, और यहां से आप लिख सकते हो 2x, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं हाफ के, और यहां पे कितना है मेरा x इंटू वाई, और एक मल्टीप्लाई में 2 है, कुछ इस तरीके से आ गया अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, यही आ गया ना अगर हम ध्यान से देखेंगे। ओके, सो ये किसके इक्वल है अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ये तो मुझे समझ में आ रहा है E1 है, ये मुझे समझ में आ रहा है E2 है ना, 2 को अब पहले ले लेता हूँ, 2 को मैं आगे ले लेता हूँ, और क्या बचेगा अगर मेरे पास, यहां से ध्यान से देख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा है ना हाफ के एक्स वाई, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मतलब इसको मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ 1/√2, है ना, ऊपर लिख देता हूँ रूट के, और अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ रूट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/√2 रूट के
और रूट वाई स्क्वायर। देखो क्या ये लिख सकता हूं मैं? सोचो क्या किया है मैंने, करके देख लो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देखो। मैंने के को रूट के इंटू रूट के लिख दिया, लिख सकता हूं ना? हाँ, ऊपर के है, नीचे रूट के इंटू रूट के लिख सकता हूँ। रूट एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स। रूट वाई का स्क्वायर क्या बन जाएगा? वाई। और वन बाई रूट टू, वन बाई टू को वन बाई रूट टू इंटू वन बाई रूट टू। बताओ लिख नहीं सकता ऐसे? सोचो, लिख सकता हूं ना, है ना? ओके, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। पर इसका मतलब क्या है? अगर हम ध्यान से देखेंगे इसका कोई मतलब बन रहा है? अगर मैं इवन की बात करूं, इसका रूट ले लूं, रूट ऑफ इवन, रूट ऑफ इवन क्या बनेगा? वन बाय रूट टू रूट के, और कितना बन जाएगा आपका? एक्स। और रूट ऑफ ई टू आपका क्या बन सकता है? वन बाय रूट टू रूट के वाई, ठीक है ना? तो बेसिकली ये एक तरीके से एक्चुअली जो ये ऊपर लिखा गया है इसको आप लिख सकते हो, यहां से इसको क्या एक्सप्रेस कर सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, ये बन गया रूट ई वन इंटू रूट ई टू। आप इसको ये लिख सकते हो, यानी कि यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो? टू टाइम्स रूट ई वन और रूट ई टू, जिसको आप रूट ई वन प्लस रूट ई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये रूट ई वन प्लस रूट ई टू का होल स्क्वायर है फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा घुमा के ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखना है इसको, दोबारा से देख लो। यहाँ पे क्या किया मैंने? हमें जब डिस्प्लेसमेंट x दिया था तो एनर्जी E1 थी, डिस्प्लेसमेंट y तो एनर्जी E2 है। आप इसका अंडर रूट लेके देख लो पहले से ही, है ना? अगर रूट E1 होता तो वन बाई रूट टू रूट के x, रूट E2 वन बाई रूट टू रूट के y, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा x प्लस वाई है तो एनर्जी क्या होगी? हाफ के x प्लस वाई का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर होता है ना हमेशा, इस बार डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई है, इसका होल स्क्वायर खोल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के एक्स वाई इंटू टू। तो आप देख सकते हो इस टू के फैक्टर को मैं पहले ले लिया, और हाफ के एक्स वाई को मैंने प्रॉपर ब्रेक करके दिखाया। हाफ के एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हो? हाफ रूट के रूट एक्स का स्क्वायर, हाफ रूट के रूट वाई। रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स, रूट वाई का स्क्वायर मतलब वाई है, इसको रूट ई वन ई टू लिख सकते हो। तो यही आ गया नीचे फॉर्मूला, ई वन प्लस ई टू, टू टाइम्स रूट ई वन और ई टू है, सॉरी यहाँ पे E1 और E2, ठीक है ना। बेसिकली इसको लिख सकते हो रूट E1 स्क्वायर, अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो, रूट E1 का स्क्वायर प्लस रूट E2 का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रूट E1 E2। क्या ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं हो गया? एक तरीके से a प्लस बी का, सॉरी, होल स्क्वायर नहीं हो गया? यानी ये a हो गया, ये b हो गया, यानी कि E1 प्लस E2, रूट E1 प्लस रूट E2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? इसको आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अलग से मार्क भी कर सकते हो कि एग्जाम में आए तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि वहां पूरा सॉल्व करो, उससे बेटर है ऐसा क्वेश्चन आपने पहले देखा हो, पहले देखे होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, तो एग्जाम में थोड़ा सा और आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम क्या है भाई? जैसे हमने स्प्रिंग मास सिस्टम को हॉरिजॉन्टली पढ़ा था, वैसे ही हम इसको वर्टिकली पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे एक स्प्रिंग को मास के साथ अटैच करते हैं। ये स्प्रिंग इसकी नेचुरल लेंथ पे है, ना स्ट्रेच्ड है ना इसको हमने कॉम्प्रेस किया। अगर मैं इसके नीचे मास रखता हूं तो ये ऐसे नहीं रहता, ये थोड़ा सा नीचे जाता है। अगर आप इसको ऐसे रखते हो तो ये ऐसे नहीं रहता, ये थोड़ा नीचे जाता है। मान लो आप इसको धीरे धीरे स्लोली नीचे ला रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ अब ये स्प्रिंग थोड़ा सा आइडियल नहीं है। आइडियल क्यों नहीं है? आइडियल स्प्रिंग्स के पास मास नहीं होता, पर ये थोड़ा सा भारी स्प्रिंग है, इसमें मैंने कोई मास नहीं अटैच किया। मैं मान लेता हूँ नीचे इसके कोई मास लगा हुआ है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो अगर इसको मैं धीरे से छोड़ूंगा तो ये कहीं जाके तो रुकेगा ना। अगर मैं इसको कहीं छोड़ूंगा तो ये कहीं जाके तो रुकता है ना, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ऐसे ही वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर आप इसको धीरे धीरे नीचे ले जाओगे, धीरे धीरे नीचे ले जाओगे, तो ये कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा। ये कहाँ जाके रुकेगा आपको पता है? एक जगह जाके रुक जाएगा, ठीक है ना। और ये रुका हुआ है, अभी ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये रुका हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ क्यों चला जाता है? क्योंकि mg है, इसको mg नीचे ले जाता है, ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा, और mg नीचे ले जाता है। और कहाँ जाके रुक जाता है? ये एक इक्विलिब्रियम पे जाके रुक जाता है, जहां पे ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। कितना स्ट्रेच हो गया? अगर आप ध्यान से देखोगे, वाई नॉट स्ट्रेच हो गया। ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा के वाई नॉट, नीचे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? mg। ऊपर जो फोर्स लग रहा है के वाई नॉट और नीचे mg, तो ये कहाँ जाके रुक रहा है? जहां के वाई नॉट आपके mg के बराबर हो जाए, यानी कि जहां आपका वाई नॉट mg बाय के बराबर हो जाए। तो ये यहां जाके रुक रहा है, जहां आपका वाई नॉट mg बाय के बराबर हो जाए।
यानी कि यहां पे इक्विलिब्रियम आया है, यहां पे ये स्टेबल है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तब तक नहीं जब तक आप इसको ना ले जाओ। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, इसको आप इक्विलिब्रियम कहते हो। क्यों? क्योंकि यहां नेट फोर्स क्या हो रहे हैं, जीरो। ठीक है ना, जैसे वहां हॉरिजॉन्टल में आप x इज इक्वल्स टू जीरो को इक्विलिब्रियम कहते थे, यहाँ x इज इक्वल्स टू जीरो इक्विलिब्रियम नहीं है, y इज इक्वल्स टू जीरो इक्विलिब्रियम नहीं है। थोड़ी सी स्ट्रेच्ड लेंथ, स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि y नॉट स्ट्रेच अगर आप स्प्रिंग को करोगे तब जाके आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। जैसे कि इसमें भी देख सकते हैं आप। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग मास सिस्टम, बट मैं इसको स्लोली अपने हाथ से नीचे ला रहा हूँ, नीचे धीरे धीरे धीरे, इसको कोई स्पीड नहीं लेने दे रहा, ये देखना। उसमें भी ऐसे ही हो रहा है। और फिर अपना हाथ हटा दूंगा, देखना मैं अपना हाथ हटा दूंगा, थोड़ी देर बाद मैं अपना हाथ यहाँ से नीचे से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। मैंने अगर अपना हाथ हटा दिया तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना इक्विलिब्रियम में आ गया। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम से इसको नीचे ले जाऊं और छोड़ दूं तो ये ऑसिलेट करेगा, और ये ऑसिलेट किसके अबाउट करेगा, जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उसी से आपका ये नीचे जा रहा है और ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है और ऊपर आ रहा है ना। यानी कि जहां इसका इक्विलिब्रियम था, कहीं ना कहीं इसका इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम से आप इसको फर्दर नीचे जितना ले जाओगे वो एम्पलीट्यूड बन जाएगा, फिर आप छोड़ दोगे तो ये उसी एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। यानी कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप इसको जितना नीचे ले जाओगे ये एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चल गई थी इसकी, आपको अपने स्प्रिंग मास सिस्टम की, है ना, यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम का कहीं ना कहीं आपका इक्विलिब्रियम आ गया होगा। ठीक है ना, अब आपको पता है वो इक्विलिब्रियम कहाँ आया, हमने पता है y नॉट एम जी बाई के, इस डिस्टेंस पे, अनस्ट्रेच पोजीशन से इस डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम आया। पर फर्क नहीं पड़ता, अगर हम ध्यान से देखें, ये अगर वाइब्रेशन करेगा तो इसकी अबाउट करेगा। ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये मेरी मीन पोजीशन है। अब आप इसको जितना नीचे ले जाते हो, मान लो आप मास को यहां तक ले गए, कितना ले गए, नीचे ले गए इतना, जितना आप नीचे ले जाओगे ये एम्पलीट्यूड बनेगा, यानी कि फिर वो यहां से लेके यहां तक ऑसिलेट करेगा, ऊपर भी इतना ही डिस्टेंस जाएगा। तो मतलब आप इसको देख सकते हो, ये ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा ऐसे ऐसे, और इसका एम्पलीट्यूड ए होगा। पर यहाँ पे जो चीज नहीं बदलेगी वो ये, अगर आपसे अभी भी आपसे ओमेगा पूछे, ओमेगा आपका अभी भी रूट के बाई एम रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में होता था, वो नहीं बदलेगा। ना ही आपका टाइम पीरियड बदलेगा, टाइम पीरियड भी 2 पाई बाय ओमेगा रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई रूट एम बाई के। यानी कि आपका टाइम पीरियड भी वही रहेगा, टाइम पीरियड भी आपका चेंज नहीं करेगा, वो भी अभी तक सेम रहेगा, सेम टाइम पीरियड से ये अभी तक वाइब्रेट करेगा। यानी कि चाहे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम हो चाहे वर्टिकल, फर्क पड़ा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन अनस्ट्रेच पोजीशन थी, x इज इक्वल टू 0 थी, यहाँ पे स्ट्रेच पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं आता है, और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ये हो जाता है। जनरल इक्वेशन वही रहेगी जैसे आप पहले कर रहे थे, y बस x की जगह यहाँ y आ जाएगा, a sin ओमेगा t, इस तरीके से आपकी कोई इक्वेशन रहेगी। वो इक्वेशन अभी भी आपकी ऐसी रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में जो पूछ सकता है वो आपसे ओमेगा ही पूछ सकता है, तो वो रहेगा क्या, सेम। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि आपको स्प्रिंग ऐसे दे दे, यानी कि स्प्रिंग आपको ऐसे लगा के दे दे, ठीक है ना, और अब इस पे मास रख दे। अब अगर आप मास रखोगे तो आपको पता है mg नीचे लगेगा, तो ये यहां नहीं रुकेगा, ऑब्वियसली ये स्प्रिंग थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम आएगा। वहां हमारा स्ट्रेचिंग पे इक्विलिब्रियम आया था, यहाँ कॉम्प्रेशन के बाद, वाई नॉट कॉम्प्रेशन के बाद इक्विलिब्रियम आएगा, बट वाई नॉट अभी भी सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा के वाई नॉट, और mg लग रहा होगा नीचे, वाई नॉट मेरा अब भी mg बाई के ही रहेगा। यानी कि अब भी अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना, ये भी अभी अभी ऐसे ऑसिलेट करेगा। यानी कि ओमेगा वगैरह इसमें भी आपका सेम रहेगा, ओमेगा अभी भी रूट के बाई एम रहेगा, और टाइम पीरियड 2m अंडर रूट 2m बाई के यही रहने वाला है, ये चीजें आपकी नहीं बदलने वाली, ठीक है ना। बस यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्ट्रेच पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना, अभी भी ये वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम ही कहलाता है, इसको भी आप वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम ही कहते हैं, ठीक है, ओके। एक अलग तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में, वो सवाल क्या है, उस सवाल पे भी थोड़ी नजर डालते हैं। वो ऐसा होता है, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और
बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब अगर आता है तो इससे क्वेश्चन बना देता है वो कभी कभी। आपने एक चीज देखी थी, आपने ऑब्जर्व किया था, मैं इसको बहुत धीरे धीरे ले जा रहा था, आपने देखा था ना? क्या मैं अपना हाथ लगा के रखता था, क्यों? ताकि इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी ना आ पाए, ताकि जब मैं अपना हाथ हटाऊं तो ये ऑसिलेट ना कर रहा हो। ऐसा ही हो रहा था ना, ये ऑसिलेट थोड़ा ना कर रहा है, मैंने अपना हाथ हटा दिया, थोड़ा धीरे धीरे ले जाऊंगा, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में हटाया, तो अगर मैं धीरे 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 ले जाऊंगा, इसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं लेने दूंगा, तो देखो ये ऑसिलेट नहीं कर रहा। बट वहीं अगर आप ध्यान से देखना, वहीं अगर मैं इसको झटके से छोड़ दूं, अब देखना झटके से छोड़ने पे क्या होगा, क्या ये ऑसिलेट कर रहा है? फर्क देख रहे हो, है ना? हाँ, अगर मैं इसको धीरे धीरे जाने देता हूं तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाके रुक जाता है और ऑसिलेट नहीं करता, और अगर मैं इसको झटके से छोड़ता हूं तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे तक जाता है, काफी नीचे तक जाता है। देख रहे हो, झटके से छोड़ने पे ये काफी नीचे तक जा रहा है ना? यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर इसकी यहां है तो ये उससे काफी नीचे तक जा रहा है। तो कितना नीचे जा रहा है ये पूछा जाता है, और इक्विलिब्रियम से जितना नीचे जाएगा वही इसका एम्पलीट्यूड होगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करो, ये अगर मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो आपको पता है इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कितना नीचे आता है, इसका जो इक्विलिब्रियम है वो नीचे आता है mg/k, mg/k डिस्टेंस पे जाके इसका इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, बट अगर आप इसको धीरे धीरे ले जाते हो तो यहां जाके ये रुक जाता है, बट अगर आप इसको यहीं झटके से छोड़ दो तो ये नीचे तक जाएगा, फिर वो यहां जाके रुकेगा नहीं, वो यहां तक रुकेगा नहीं, ये और नीचे तक जाएगा। यहां पे इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, नेट फोर्स 0 होंगे, इक्विलिब्रियम होगा, पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी अगर आप इसको झटके से छोड़ दोगे। ठीक है, और ये क्या होगा, नीचे तक जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कितना नीचे तक जाएगा। ये हम लोगों ने वर्क पर एनर्जी में किया था, अगर आप लोगों को याद हो, बाय एनर्जी कंजर्वेशन हमने प्रूफ भी किया था। ये डिस्टेंस 2 mg/k होता है उसमें, यानी कि ये डिस्टेंस 2 mg/k होता है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ, एम्पलीट्यूड तो यही डिस्टेंस है ना, तो ये एम्पलीट्यूड आपका 2 mg/k माइनस mg/k हो जाएगा, 2 mg/k माइनस mg/k हो जाएगा, यानी कि आपका एम्पलीट्यूड mg/k आया। ये कहां से आया, वो कहां तक जा रहा है, 2 mg/k जा रहा है, ये कैसे पता चला? वर्क एनर्जी थ्योरम से आप कर सकते हो। यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ जो भी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे आपका mg जो भी इसका y है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये मेरा y है, ये किसके इक्वल हो जाता है, हाफ k y²। तो यहाँ से अगर आप y निकालोगे तो वो 2 mg/k आएगा। ये प्रूफ है इसका, ये हम लोगों ने वर्क एनर्जी में किया था, वर्क पर एनर्जी में किया था। तो यानी कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड mg/k ही हो जाएगा। तो आप इसको छोड़ोगे, धीरे 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 छोड़ोगे तो mg/k पे रुकेगा, झटके से छोड़ोगे तो 2 mg/k पे रुकेगा, फिर ऑसिलेट करेगा। कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, mg/k वाले एम्पलीट्यूड से ही ऑसिलेट करेगा। तो रेस्ट पोजीशन से mg/, मतलब इनिशियल पोजीशन से अनस्ट्रेच पोजीशन से mg/k पे इक्विलिब्रियम, 2 mg/k तक वो जाता है, और mg/k से ऑसिलेट ऊपर नीचे ये करता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं, मतलब अगर मैं इसको धीरे 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 छोड़ूंगा, ठीक है ना, मान लो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मान लेते हैं नेचुरल लेंथ है, तो कितना नीचे जाके रुका, mg/k पे। बट अगर मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं तो कहां जाके रुकेगा, 2 mg/k पे, और फिर इसका जो एम्पलीट्यूड होगा mg/k से mg/k नीचे और ऊपर, और फिर इतना ही ऊपर, तो यानी कि नीचे ऊपर ये ऑसिलेट करेगा कितने एम्पलीट्यूड से, mg/k से। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन निकलता है। ओके, तो यहां पे इसका जो एम्पलीट्यूड है, यहां पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो कितना है हमारा, mg/k ही आ रहा है। ओमेगा वगैरह चेंज नहीं हुआ, ओमेगा अभी भी √k/m है, टाइम पीरियड अभी भी मेरा 2πm/k ही है, वो नहीं चेंज हुआ, वो सेम है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ये हम लोगों को याद रखने हैं। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम यहाँ कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, और हम डायरेक्टली बता देते हैं यहाँ कौन कौन से कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इससे पहले सीरीज, इसका एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक होता है इसका पैरेलल। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरे कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें पैरेलल, ठीक है ना, दूसरा पैरेलल। तो यानी कि अगर हमारे स्प्रिंग सीरीज में लगे हों, मान लो एक स्प्रिंग ऐसे है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक स्प्रिंग ऐसे है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, एक स्प्रिंग ऐसे है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3। ऐसे ही आपने बहुत सारे स्प्रिंग लगा दिए और फिर आपने एक मास अटैच कर दिया, ठीक है ना, ये मास m लगा दिया। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है,
आप इन सभी स्प्रिंग की जगह एक सिंपल स्प्रिंग लगा सकते हो, एक स्प्रिंग लगा सकते हो जिसको आप बोल सकते हो के इफेक्टिव, और अपने मास को लगा सकते हो यहाँ m। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है 1/k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 टिल 1/kn। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और पैरेलल में आप लोगों को याद रखना है, पैरेलल में अगर स्प्रिंग लगे हैं, यानी कि मल्टीपल स्प्रिंग लगाए आपने, एक स्प्रिंग ये हो गया, एक स्प्रिंग ये हो गया, सभी की नेचुरल लेंथ सेम ले ली, ऐसे हो गया। मल्टीपल स्प्रिंग्स अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो किसी मास से, तो यहाँ पे भी आप इसको इफेक्टिव बोल सकते हो। इन सभी स्प्रिंग की जगह एक ही स्प्रिंग लगा सकते हो जिसको के इफेक्टिव, और यहाँ पे अपना मास अटैच करके दिखा सकते हो। ठीक है ना, अपने मास को यहाँ अटैच करके दिखा सकते हो। यहाँ पे जो मेरा के इफेक्टिव का फॉर्मूला आता है वो सिंपली k1 प्लस k2 टिल kn, जितने भी आपने स्प्रिंग लगाए हैं सभी का रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पे के इफेक्टिव ऐसे आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, इस तरीके से आप इनको ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। तो जैसे कि ये आपको कुछ अलग नजर आ रहा है, आप कहो ये सीरीज है या पैरेलल, देखने में लग रहा है सीरीज और है एक्चुअली ये कुछ कुछ पैरेलल जैसा, यानी कि ये थोड़ा बीच का पोर्शन है। हमें समझना पड़ेगा, अगर हमारा इस तरीके का डायग्राम आ जाए जहां अलग अलग तरफ से स्प्रिंग लगे, यानी कि मेरा मास ऐसे लगा हुआ है और स्प्रिंग इधर लगा हुआ है, देखने में तो लग रहा है सीरीज है, पर ये है नहीं सीरीज कनेक्शन। सीरीज में दोनों स्प्रिंग साथ साथ लगने चाहिए, ये ऑब्जेक्ट के दोनों साइड लगे हुए हैं स्प्रिंग, देखने में सीरीज लग रहा है बट नॉट सीरीज, दिस इज नॉट सीरीज। इसको सीरीज मत मान लेना, गलती हो जाएगी। ठीक है ना, दिस एक्ट्स लाइक पैरेलल, ये बिल्कुल पैरेलल जैसा लगता है, इसका आंसर पैरेलल की तरह ही आता है, याद रखना। यानी कि अगर मैं इसको राइट साइड ले जाऊंगा तो भी दोनों स्प्रिंग के ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो भी ऐड हो जाएंगे। यानी कि ऐसे सिस्टम का के इफेक्टिव अगर आपको चाहिए तो उसमें आता है आपका k1 प्लस k2। समझ में आ रहा है, k1 प्लस k2। सो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आ जाए हमें स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दे दे और अगर आपसे यहाँ ओमेगा पूछे तो आपको ओमेगा वही रखना है, k/m की जगह बस यहाँ k इफेक्टिव बाई m रखना है। और यहाँ पे भी अगर आपसे ओमेगा पूछ ले तो आपको क्या करना है, k इफेक्टिव बाई m। बाकी टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, टाइम पीरियड 2π/ω होता है, अगर ओमेगा चेंज कर रहा है तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपसे बोले ओमेगा तो वो के इफेक्टिव बाई एम आएगा, के बाई एम नहीं आएगा, अब के इफेक्टिव बाई एम आएगा। यहां से पहले के इफेक्टिव निकालना है फिर एम। तो जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ क्या कह रहा है, ऑन सस्पेंडिंग अ मास एम फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज एफ। इफ अ सेकेंड स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर इज अरेंज देन द फ्रीक्वेंसी विल बी। यानी कि वो बोल रहा है अगर एक सिंगल स्प्रिंग लगा था, जब मेरा एक सिंगल स्प्रिंग लगा था ऑब्जेक्ट के साथ, तो क्या था मेरा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मेरा ओमेगा रूट ये कितना है, मेरा के है ना, k/m था। यानी कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो 1/2π ओमेगा होती है, यानी कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, यही होगी ना। अब उसने बोला अगर हम कॉम्बिनेशन ले ले तो आप कैसा कॉम्बिनेशन देखते हो, इसको सीरीज लेना होता है या पैरेलल की तरह, पैरेलल की तरह। तो यहाँ पे अगर आप के इफेक्टिव की बात करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k, तो यहाँ पे के इफेक्टिव कितना बन जाएगा, 2k बन जाएगा। यानी कि यहां से अगर आपको ओमेगा निकालना पड़ जाए तो आपका आ जाएगा 2k/m आ जाएगा। यहां से अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करो तो आपकी जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी 1/2π और √2k/m। तो बेसिकली आप इसको √2 टाइम्स f लिख सकते हो, जो आपकी नई फ्रीक्वेंसी है वो √2 टाइम्स f हो जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड 1/√2 हो जाएगा बट फ्रीक्वेंसी आपकी √2 टाइम्स आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पे आपका सही आंसर होगा। ये स्प्रिंग हमारे पैरेलल की तरह बिहेव करते हैं जब दोनों आइदर साइड लगे। सीरीज का मतलब है एक स्प्रिंग के बाद दूसरा स्प्रिंग हो, यहां दो स्प्रिंग के बीच में मास है, याद रखना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल वैसे ही है जो भी पीछे दिया था। यहां पे भी इसको हमें कैसे लेना है, अगर हम ध्यान से देखेंगे पैरेलल की तरह लेना है। यहां पे भी अगर मैं आपसे के इफेक्टिव पूछूं तो के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, तो आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। तो जो नई फ्रीक्वेंसी आई है वो क्या हो जाएगी हमारी ओमेगा डैश बाय 2π, यानी कि 1/2π। ओमेगा डैश की जगह लिख सकते हैं k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय m। ठीक है ना, k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय जो भी आपका मास ऑसिलेट कर रहा है
m मास आपका ऑसिलेट कर रहा है, तो आप यहाँ पे m लिख सकते हैं। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल टू √k1 प्लस k2 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। यहां पे देख सकते हैं ये कैसा कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है। अगर आप यहां दो स्प्रिंग देख रहे हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, यानी कि यहां पे 1/k इफेक्टिव आप क्या लिख सकते हो, 1/k1 प्लस 1/k2। और इन शॉर्ट आप यहां से k इफेक्टिव एलसीएम लेके निकाल सकते हो, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, जैसे रेजिस्टेंस का हम निकालते थे। बस यहां पे सीरीज में ऐसा आपका रिजल्ट आता है, पैरेलल में उल्टा आता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो हमें पता है के इफेक्टिव पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ये मत लिखाना, ये 1/k की वैल्यू है, कहीं ये लिखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। आपसे 1/k इफेक्टिव नहीं पूछ रहा, आपसे k इफेक्टिव पूछ रहा है। कई बच्चे इस आंसर को मार्क कर आते हैं, गलती मत करना। k इफेक्टिव पूछा, 1/k इफेक्टिव नहीं पूछा। ठीक है ना, तो आपको एलसीएम लेके k इफेक्टिव की वैल्यू बतानी है। ओके, सो यहीं तक था आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। जो आज मैंने पढ़ाया उम्मीद करता हूं सारी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिकैप जरूर दूंगा, पर उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अब मैं सोच रहा हूं आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊं, जिससे आप लोगों का मोटिवेशन बढ़े, ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन जरूर मिलता रहे। देखो भाई, लाइफ में दो तरीके की पावर होती है, एक होता है विल पावर और दूसरा होता है वाई पावर। सुना है कभी वाई पावर के बारे में? शायद नहीं सुना होगा। सुना है कभी वाई पावर क्या होता है? तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपके लाइफ में वाई पावर आ जाए तो आपकी विल पावर और स्ट्रांग हो जाती है। वाई पावर क्या है, विल पावर क्या है? विल पावर का मतलब है कि भैया आप, आपकी विल कितना है, आपकी इच्छा क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आप अपना आत्मविश्वास से क्या कर सकते हो, ये आपकी विल है। आपकी इच्छा है, आप बनना चाहते हो डॉक्टर, आप सफल होना चाहते हो, ये आपकी विल पावर है जो आपको आगे बढ़ने में कामयाबी देती है। बिल्कुल है ना, हम रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ा, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, आज वो पढ़ा। हमारी विल पावर है, हमारी इच्छा शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है, ये हमारी विल पावर है, हमें एनर्जी देती है ना। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, आपके अंदर जोश भर जाता है, आप सोचते हो आज तो भाई साहब कुछ भी करके रहेंगे, आज तो हम ये एग्जाम फोड़ के रहेंगे, आज तो हम 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करके रहेंगे घर पे। होता है ना कभी कभी, जब बहुत मोटिवेशन मिल जाता है ना, जब आपको कोई ऐसा मोटिवेट कर देता है तो आपको लगता है आज तो दुनिया तोड़ के रख देंगे भाई, सब करके रख लेंगे, है ना। ये मोटिवेशन आता है, विल पावर जागती है अंदर, पर ज्यादा टाइम तक नहीं होती। थोड़े टाइम बाद आपकी विल पावर धीरे 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 धुंधली होती जाती है ना। फिर थोड़ी देर बाद मोटिवेशन ही लो हो जाता है, ऐसा लगता है ठीक है ना, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। हाँ, ये हमारी विल पावर है जो वीक भी हो सकती है। टाइमली आपको मोटिवेट करते रहते हैं तो विल पावर बढ़ती रहती है। बट वाई पावर क्या है? ये है जो आपके अंदर होती है वाई पावर, यानी कि आपको ये समझ में आए कि आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हो, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर की अहमियत क्या है, अगर आप ये समझ गए तो ये वाई पावर की अहमियत समझ जाओगे। आपके पास जो मोटिवेशन है ना, इससे बड़ा मोटिवेशन तो मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी के पास भी है। जो एक डॉक्टर है ना, जो एक डॉक्टर कर सकता है, जो एक डॉक्टर की हैसियत है, जो एक डॉक्टर कर सकता है, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकता है उसके बाद। ठीक है ना, भगवान सबसे पहले ऑब्वियसली, उसके बाद आप हो, बट डेफिनेटली भगवान का दर्जा दिया जाता है आप लोगों को। आप जानते हो ना क्यों? कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था, जैसे कोविड भी आया था, आप लोगों ने देखा था, उस टाइम दुनिया बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। तब ऐसे में जो भगवान का काम था वो एक डॉक्टर कर रहा था, जो अपनी परवाह ना करते हुए भी जो बाहर निकलता था और दुनिया की सेवा करता था, वो आप थे। तो आप ये सोचो कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप क्या एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हो, आप क्या बनने वाले हो, आप एक डॉक्टर बनने वाले हो। जब आप वो स्टेथोस्कोप पहन के निकलोगे ना, तो भैया किसी मतलब देवता से कम नहीं हो आप दुनिया की नजरों में, क्योंकि आप बहुत बड़े कॉज के लिए आगे बढ़ रहे हो। इतना ज्यादा आत्मसमर्पण आप कर रहे हो, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, और उसके बाद भी आपकी जिंदगी क्या होगी कि आप दूसरों की सेवा के लिए निकालोगे। मैं जानता हूं आप लोगों के में से कई लोग सोच रहे होंगे अरे डॉक्टर्स तो कमाते भी बहुत हैं। वो चीज अलग है बेटा, वो कोविड के टाइम में कोई कमाई नहीं थी, उस टाइम पे सिर्फ ये था कि आप लोगों का समर्पण था, वो डॉक्टर्स का समर्पण था। ठीक है ना, तो ये आप हमेशा याद रखना, आप लोगों के अंदर ये वाई पावर जरूर जागनी चाहिए। क्यों पढ़ना है मुझे, आज क्यों पढ़ना है, आज मुझे क्यों 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं, आज मुझे क्यों नहीं सोना है, आज मैं क्यों नहीं बंक मार सकती, आज मैं क्यों नहीं बंक मार सकता, मुझे क्यों चैट में दूसरे से बात नहीं करनी है। कई बार ये मोटिवेशन लो हो जाता है ना, 2-4 दिन जागते हो, फिर उसके बाद मोटिवेशन लो हो जाता है ना, तो आप लोगों को अपने अंदर ये आत्मा जगानी है, वाई पावर लेके आनी है कि मुझे करना है तो करना है,
मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? रीजन है कि मेरा सपना है भगवान, मेरा सपना है कि मुझे भी उस मंजिल तक पहुंचना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है। ठीक है ना? ये आपके अंदर वाई पावर होनी चाहिए। क्यों कर रहे हो, है ना? अगर आपने अपने आप जवाब देख दिया ना तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। खुद से पूछो क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये वाई पावर समझ में आती है तो डेफिनेटली आपको कोई मोटिवेशन दुनिया का नहीं चाहिए। आप खुद से बात करोगे और आप इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको व्यर्थ लगेंगी। आपको लगेगा अगर मैं किसी से 2 मिनट भी बात कर रहा हूं तो 2 मिनट भी मैंने बर्बाद क्यों किए, क्यों ना मैं पढ़ लेता इतनी देर में, क्यों ना मैं सवाल कर लेता। ठीक है? सो इसको याद रखना। तो वाई पावर इज मेजर। तो विल पावर जरूरी है, वाई पावर उससे ज्यादा जरूरी है। वाई पावर विल पावर को और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहूंगा। ऑब्वियसली इनको सब जानते हैं, इनका परिचय मैं क्या कराऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, सब जानते हैं और इनकी स्टोरीज हमें बहुत इंस्पायर करती रही हैं। ठीक है ना? अभी फिलहाल इनका बर्थडे भी गया है, 12 जनवरी को होता है। छोटा सा लाइफ स्पैन था इनका, बट बहुत ही ज्यादा उपयोगी है अगर आप इनको अपनी लाइफ में बसा ले। छोटी छोटी शिक्षा ये हमें देते थे, जैसे कि यहाँ भी एक नोट लिखा गया है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। मतलब उठो, जागरूक हो, तब तक परिश्रम करते रहो जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता। ठहरना नहीं है, थमना नहीं है। ठीक है ना? ये बात जानते हैं। हाँ, इनकी एक बहुत फेमस स्टोरी भी है जो शायद आपने सुनी हो, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। छोटी सी स्टोरी है। तो एक बार क्या हुआ था, एक बार की बात है कि इनके जो टीचर थे, है ना, तो रामकृष्ण परमाहंस, तो वो इनके जो श्री रामकृष्ण जी थे, उन्होंने इनको, जो इनके टीचर थे, इनके गुरु ने इनको और इनके जितने भी वहां पे जितने भी इनके सहपाठी थे, उन सभी को एक टास्क दिया, उनको एक कार्य दिया। उन्हें कहा जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो ना, तब थोड़ी सी चोरी करके लानी है। ठीक है ना? तुम्हें कुछ चुरा के लाना है जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो। तो भाई जितने भी इनके उनके डिसिपल थे, जितने भी उनके शिष्य थे, सभी ने बहुत सीरियसली लिया ये काम। सब अगले दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चुरा के लेके आए, पर ये खाली हाथ पहुंचे। तो इनके गुरु ने, इनके टीचर ने इनसे पूछा, अरे तुम क्यों कुछ नहीं लाए, तुम तो बहुत अच्छे मेरे शिष्य हो, तुम क्यों नहीं कुछ लेके आए? क्या तुम्हें कोई बिल्कुल मौका ही नहीं मिला कि जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो? उन्होंने कहा हाँ, मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला जब मुझे कोई ना देख रहा हो। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी सब तो लिया है, मतलब 24 घंटे में तुम्हें कोई ऐसा पल तो मिला होगा, ऐसा मोमेंट तो मिला होगा जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं था, क्योंकि मैं जब चोरी करने की कोशिश करता था तो कोई ना कोई देख रहा होता था। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कोई भी ना देख रहा हो, बट मैं तो देख ही रहा था ना। मतलब जब मैं कुछ चुराने लगता था तो मुझे ये तो समझ में आता था कोई भी नहीं देख रहा हूं, मैं खुद को तो देख ही रहा हूं ना। यानी कि इन्होंने ट्रू लर्निंग सीखी उस ऑब्जेक्टिव से, और वो बहुत खुश हुए इनके टीचर। उन्होंने इनको बहुत शाबाशी दी, उन्होंने समझा कि मेरी असली टीचिंग का मतलब यही समझे। यानी कि कोई ना देख रहा हो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई और ना देख रहा हो, आप भी तो देख रहे हो। यानी कि अगर आपको कभी कहा जाता है कोई टास्क करने के लिए, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, तो हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर कोई देख रहा है तो करना है। अच्छाई भी तब करनी है जब कोई देख रहा हो। लोग डोनेशन भी करते हैं तो दिखावा करके करते हैं, तो दिखावा नहीं करना। ठीक है ना? एक्चुअली कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, हमें अच्छा कार्य तब भी करता रहना चाहिए जब कोई ना भी देख रहा हो, क्योंकि आप खुद तो देख रहे हो, आपकी आत्मा तो देख रही है। आप कभी कोई गलत काम करते हो, चाहे कोई ना भी देख रहा हो, आप तो देख रहे हो ना वो गलत काम होते हुए, तो वो आपकी आत्मा को दूषित करता है। तो याद रखना, जब भी कोई आप अच्छा काम करोगे तो आपको वो पॉजिटिविटी देगी, कोई गलत काम करोगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, आप उसको देख रहे हो। ठीक है? सो एक अच्छे विजन के साथ मैंने इनके बारे में कुछ बताया। थोड़ा सा अब चर्चा कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा था। एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। सो यहाँ रिकैप आज रिवर्स ऑर्डर में देता हूँ। लास्ट में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, और मैंने बोला था ऐसे कॉम्बिनेशन को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ले सकते हो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर हमने वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने एसएचएम पढ़ा है। ओमेगा वैसे ही है जैसे हॉरिजॉन्टल में होता है, बस इसकी क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल जाती है, mg/k पे आती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना? यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि a से a/2 या a/2 से a जाने में कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है? इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम के बीच का रिलेशन पढ़ा। आपने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो एसएचएम नहीं है, पर उसका जो प्रोजेक्शन है एक्स या वाई एक्सिस पे, वो एसएचएम की तरह काम करता है। ये इंपॉर्टेंट और एक नई चीज हम लोगों ने आज सीखी है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोगों ने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, एवरेज एनर्जी के बारे में सीखा हमने, एवरेज टाइम एनर्जी निकालना सीखा, वो 1/4 ka² होता है, यानी टोटल एनर्जी का भी आधा, अगर हम ध्यान से देखें उतना पार्ट ये आपको मिल जाता है।
ठीक है। सो यही था आज के इस लेक्चर में। अब आप लोगों को जाते जाते मैं जरूर बताऊंगा कि आप होमवर्क में क्या कर सकते हैं। अब होमवर्क में डीपीपी को सॉल्व कर सकते हैं, डीपीपी को आपको सॉल्व करना है, प्लस मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉड्यूल में जो भी आपको एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन आपसे जो बने वो आप सॉल्व करो। हेडेक नहीं लेनी, सरदर्दी नहीं लेनी, जितना हो जाए सॉल्व बढ़िया। आपको लगे सॉल्व हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो क्वेश्चन आपसे खुद हो रहे हैं, इसका मतलब उतना नीट के लिए कामयाब है। बट डीपीपी के सारे सॉल्व करने, क्योंकि उसका सोल्यूशन मैं शेयर करता भी हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, साथ में आपने कुछ नई चीजें सीखी भी। अगले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।